हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस प्यारे से सेशन में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th। ठीक है, जो हमारी क्लास 10th है उसकी केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, जो हमारा चैप्टर है इसका आज अपन लोग वन शॉट करने वाले हैं। इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं आज उनको अपन लोग क्लियर करने वाले, एक एक डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देखो, स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा मोटिवेशन ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं? मोटिवेशन ले लेते हैं, जिससे जो आपका एनर्जी लेवल होगा ना थोड़ा सा हाई होगा और आपका पढ़ने में थोड़ा सा मन लगेगा। ठीक है, देखो ये मोटिवेशन आपका क्या है कि सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो लाइन लिखी हुई है इसका मतलब क्या है? ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मतलब क्या है तो आप लोग क्या बताएंगे? मुझे जल्दी से बताओ। देखो, इसका मतलब होता है कि ठीक है, जो आपकी थिंकिंग होती है, सोच होती है, सिर्फ और सिर्फ उसी का फर्क होता है। बाकी जो आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, समस्याएं आती हैं, वो आपको कमजोर बनाने के लिए नहीं आती हैं। ठीक है, आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं। ठीक है, तो इसलिए जब भी कोई प्रॉब्लम्स आए तो उससे आपको घबराना नहीं है, उससे आपको डरना नहीं है, उसका डट के आपको सामना करना है। ठीक है, जब आप उसका सामना करेंगे तो आप क्या होंगे? कमजोर नहीं बनेंगे, मजबूत बनेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अच्छा, ये रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को पढ़ने से पहले हमें यहाँ पे थोड़ी सी एक जो चीज है वो पता होनी चाहिए, और वो है परिवर्तन। ठीक है, वो क्या है? वो है परिवर्तन, यानी कि चेंजेस। आप सभी लोग अपने चारों तरफ देखते हैं कि कई सारे परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, जैसे मौसम आपका चेंज होता है ना, और दूध से दही का बनना हो गया है ना, मोम का पिघलना हो गया, कागज का फटना हो गया है ना, ये सारे परिवर्तन होते हैं। आपके खाने का जो पाचन होता है, यानी कि डाइजेशन आपका होता है, वो भी क्या है? वो भी एक परिवर्तन होता है। ठीक है, अभिक्रिया होती है उसमें। कौन सी अभिक्रिया होती है ये अपन लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इस परिवर्तन के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ये जो परिवर्तन होता है ना, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है भौतिक परिवर्तन, यानी कि फिजिकल चेंजेस होते हैं, और दूसरा आपका होता है रासायनिक परिवर्तन, यानी कि केमिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं भौतिक परिवर्तन की, यानी कि फिजिकल चेंजेस की बात करते हैं। तो ये जो फिजिकल चेंजेस होते हैं ये क्या होते हैं, यहाँ पे हम लोग जानते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके, ठीक है, जिनके सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, लेकिन उनके जो रासायनिक गुण होते हैं उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक है, क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे एग्जाम्पल में आपका कागज का फटना हो गया। ठीक है, क्या हो गया? कागज का फटना हो गया। देखो यहाँ पे मेरे पास एक कागज है। ठीक है, ये एक कागज है, अगर मैं इसको फाड़ दूं, ठीक है, इसको फाड़ के या तो फिर मोड़ दूं मैं, तो ये क्या होगा? ये कागज है, इससे कोई नया पदार्थ तो बना नहीं है ना भाई। कागज है, इसको मैंने फाड़ दिया, ठीक है, इसको मैंने फेंक दिया, इससे कोई नया पदार्थ बना नहीं ना। तो ये कौन सा परिवर्तन होता है? ये हमारा होता है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, यानी कि ऐसे परिवर्तन जिनमें क्या होता है कि होने के बाद, परिवर्तन होने के बाद कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक है, यानी कि फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल आपका होता है मोम का पिघलना हो गया। ठीक है, ये आपके सामने बना हुआ है। यहाँ पे आप एक काम करना, एक मोमबत्ती ले लेना, उसको जला के रख देना। ठीक है, जब वो जल जाएगी तो उससे कोई नया पदार्थ बनेगा नहीं ना। तो यही क्या होता है? यही हमारा होता है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। अब अपन लोग बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की, यानी कि केमिकल चेंजेस की बात करते हैं। हमने पहले क्या पढ़ा? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि जो पदार्थ होता है उसके सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसके जो रासायनिक गुण होते हैं उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, यानी कि परिवर्तन होने के बाद जो भौतिक परिवर्तन होता है उसके बाद कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अगर रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो जो रासायनिक परिवर्तन होता है वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो पदार्थ होता है उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, किसमें हुआ? रासायनिक गुणों में परिवर्तन हुआ तथा नए भिन्न गुण वाले पदार्थ की प्राप्ति होती है। यानी कि जो हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें क्या होता है? जब
परिवर्तन होता है तब क्या होता है कि इसमें से हमें नए गुण धर्म वाले पदार्थ की प्राप्ति होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं भोजन का पाचन आपका हो गया। ठीक है, क्या हुआ, आपके भोजन का पाचन हो गया। आप सभी लोग खाना खाते हो, डेली खाते हो ना, सभी लोग खाते हैं भाई, बिना खाना के तो कैसे काम चलेगा ना, सभी लोग खाते हैं। क्या क्या खाते हैं आप लोगों को वो पता होगा कि आप लोग क्या क्या खाते हैं। ठीक है, आप कोई भी चीज खाते हैं तब उसका क्या होता है, उसका डाइजेशन होता है। ठीक है, उसका क्या होता है, डाइजेशन होता है। ऐसे तो नहीं है ना कि आपने खाना खाया और तुरंत वो आपके पेट में चला गया, मतलब ऐसे ही ऐसे नहीं होता ना, कि जब आप खाना खाते हैं तो आपका डाइजेशन होता है। ठीक है, खाना खाने में क्या होता है कि जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, वो अब्सॉर्ब होते हैं, और जो भी आपके वेस्ट मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं, वो बाहर निकलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो वो है आपका दूध से दही का बनना। ठीक है, क्या है, दूध से दही का बनना। सभी लोगों के यहाँ दूध होता होगा, ठीक है, उससे दही भी आप लोग बनाते हैं। तो ये जो दूध होता है उससे जो ये दही बनती है, ठीक है, वो क्या होती है, वो होती है रासायनिक परिवर्तन। उसमें कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, कौन सा होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें। ठीक है भाई, सभी क्या है, आप दूध लेके आना, ठीक है, उसको रख देना, उसमें रासायनिक परिवर्तन होगा, उसके बाद क्या बनेगी, दही बनेगी वो। ठीक है, तो यानी कि दूध से नया पदार्थ बना, नया पदार्थ क्या बना, दही बना, है ना। जैसे हमारा भोजन का पाचन होता है, इससे भी क्या बनता है, हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना, उनको हमारी बॉडी अब्सॉर्ब कर लेती है। जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको क्या कर देती है, बॉडी से बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है कि जब परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन इसमें होता है, तो इसके बाद क्या बनता है कि नए गुणधर्म वाले, ठीक है, पदार्थ बनते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब अगर हम लोग आगे बात करें, अब हमारा क्या होता है भाई, हमने परिवर्तन तो पढ़ लिया, ठीक है, परिवर्तन जान लिया, परिवर्तन क्या होते हैं हमने पढ़ लिया। परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक हो गया और एक रासायनिक हो गया, हमने दोनों को पढ़ लिया। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, यानी कि केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि देखो हमारा जो चैप्टर है ना, उसका नाम ही है, क्या नाम है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है कि एक पदार्थ है ए, ठीक है, क्या है, एक पदार्थ है ए और एक है बी। ये दोनों आपस में, ठीक है, इन दोनों में आपस में क्या होती है, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसके बाद ये क्या बन जाता है, ए बी बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, ए बी बन जाता है। यहाँ पे देखो ये ए है प्लस बी है, ठीक है, ये दो पदार्थ है। ये जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, ये ए बी बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना लेते हैं, ए बी बना लेते हैं। तो ये जो, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है, हमने तो ऐसे तो एग्जाम्पल से समझ लिया, मतलब ऐसे ऊपर ऊपर से समझ लिया, लेकिन अब आप लोग कहेंगे कि दीदी इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, अगर हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो वहां पे हम क्या ऐसे लिख देंगे कि a प्लस बी इक्वल टू ए बी, ऐसे लिख देंगे। तो देखो वहां पे लिखने के लिए आपको बता रही हूँ भाई, थोड़ा सा वेट किया करो, ये नहीं कि तुम एकदम से घोड़े पे सवार होके आते हो ना, कि एक ही बार में दीदी सब कुछ बता दे। एक ही बार में नहीं बताएगी, थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ बताएगी, ठीक है, जिससे आपको सारी चीजें एक बार में समझ आ जाए। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन जो होती है, वो क्या होती है। ठीक है, देखो रासायनिक अभिक्रिया एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, क्या दिया है, जिसमें दो या दो से अधिक अणु परस्पर क्रिया करके एक नया उत्पाद बनाते हैं। देखो यहाँ पे ये वर्ड आया है उत्पाद, ठीक है, क्या आया है, उत्पाद। इसमें क्या कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, यानी कि केमिकल रिएक्शन जो होती है, वो एक ऐसी अभिक्रिया होती है, प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक, ठीक है, या तो दो होगा या तो फिर दो से अधिक होगा, अणु परस्पर मिलकर, ठीक है, अणु परस्पर जो होते हैं वो क्रिया कर एक नया उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, एक क्या बनाते हैं, एक नया उत्पाद बनाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ आया। एक बार फिर से मेरे साथ पढ़ो, ठीक है, एक बार मेरे साथ पढ़ो कि रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक अणु परस्पर क्रिया करके एक नया उत्पाद बनाते हैं, उसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आप देखो यहाँ पे एक शब्द आया है ना, ये अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार दीदी ये कौन सा नया शब्द आ गया है, यहाँ पे ये उत्पाद,
ठीक है भाई, सारी चीजें बताऊंगी, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लिया करो, थोड़ा सा सब्र कर लिया करो, ठीक है, सारी चीजें बताऊंगी। देखो, वह पदार्थ जो परस्पर क्रिया करके नए यौगिक बनाते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि वह पदार्थ जो परस्पर अभिक्रिया करके यानी कि क्रिया करके, ठीक है, यौगिक बनाते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और जो यौगिक बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। अभी नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? समझते हैं, यहाँ पे समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ये ए हो गया आपका, ये आपका बी हो गया, ठीक है, और ये ए बी मिलकर क्या बना रहा है? ए बी, मतलब ए और बी मिलकर आपस में क्या बना रहा है? ए बी बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे दो अभिकारक है। ठीक है, कितने अभिकारक हैं? दो चीजें, दो अभिकारक हैं। दो अभिकारक जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एक नया यौगिक बनाते हैं जिसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। ठीक है, देखो जैसे हमारा H2 है, ठीक है, हमने क्या लिया? हाइड्रोजन ले लिया प्लस हमने ऑक्सीजन ले लिया। ठीक है, ये जब आपस में दोनों अभिक्रिया करेंगे तो ये क्या बना लेंगे? H2O बना लेंगे। ठीक है, क्या बना लेंगे? H2O बना लेंगे। क्या बना लिया? आपका H2O बना लिया। तो यहाँ पे देखो ये, ठीक है, ये क्या बना लिया? H2O बना लिया। आप देखो ये जो H है और ये जो आपका O है, ये दोनों क्या है? ये दोनों हैं आपके अभिकारक। ठीक है, क्या है? आपके अभिकारक हैं। और ये क्या है? आपका H2O क्या है? आपका उत्पाद है। ठीक है, क्या है? उत्पाद है। आप देखो कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, बोलो हाँ हो रही है, उसमें जो भाग ले रहे हैं, ठीक है, उसमें जो भाग लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। ठीक है, और वही रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो हमें यौगिक मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने देखा, अभी भी नहीं क्लियर हुआ तो आगे क्लियर करते हैं। आओ यहाँ पे देखो, मैंने बताया था आपको पीछे, यहाँ पे देखो फिर से देखते हैं। अच्छा इधर खड़ी हो जाती हूँ, उधर से आपको दिखेगा नहीं। देखो, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। यही चीज से मैंने आपको बताई है कि जो पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, अभिकारक। यानी कि इसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं, यानी कि अभिकारक बोलते हैं। जैसे मान लो आपने आलू ले लिया, ठीक है, आपने प्याज ले लिया, आप लोग सब्जी बनाते हो या तो मैगी बनाते हो आप लोग, ठीक है, क्या बनाते हो? मैगी बनाते हो। आपने मैगी ले लिया, मसाला ले लिया, तेल ले लिया, पानी ले लिया, ठीक है, मैगी बनाने के लिए जितने भी चीजें चाहिए वो सब क्या है? वो सब आपकी अभिकारक है। ठीक है, वो सब क्या है? वो आपकी अभिकारक है। और मैगी जब बन जाती है, ठीक है, तो वो क्या है? वो आपका उत्पाद है। ठीक है, क्या है? आपका उत्पाद है। इसी तरह यहाँ पे भी कहता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जो भाग लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ समझते हैं, हमने आयरन ले लिया, ठीक है, हमने जल ले लिया, आयरन ले लिया और जल ले लिया। इन दोनों की जब आपस में अभिक्रिया होगी तो ये क्या बनाता है? फेरस ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? फेरिक ऑक्साइड बनाता है प्लस H2 बनाता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, क्या करता है? हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करता है। तो ये जो Fe है और H2O है, यानी कि जो आयरन है और जो हमारा जल है, ये क्या है? ये हमारे हैं अभिकारक। ठीक है, ये क्या है? ये हमारे हैं अभिकारक। क्यों अभिकारक है? क्योंकि ये जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ये Fe यानी कि आयरन और हमारा जो जल है, ये दोनों क्या कर रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। ठीक है, अभिकारक क्लियर हुआ। फिर ये जो रासायनिक अभिक्रिया हुई है इसके बाद ये जो बना है, ठीक है, ये जो बना है ये हमारा क्या बना है? ये हमारा उत्पाद है। ठीक है, क्या है? ये हमारा उत्पाद है। अभिकारक समझ आ गया, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो बनता है यानी जो यौगिक बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे भी हम लोग उत्पाद को देख लेते हैं कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं उत्पाद कहलाते हैं। सेम वही चीज यहाँ पे भी लिखी है ना, कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके पूरा होने के बाद जो हमें यौगिक मिलता है, जो पदार्थ मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने लिया, ठीक है, क्या ले लिया? हमने एग्जाम्पल में लिया जिंक। ठीक है, क्या लिया? हमने जिंक ले लिया प्लस हमने क्या लिया? H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया?
सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो इनसे क्या बनता है, इनसे बनता है ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट बनता है, और प्लस आपका हाइड्रोजन गैस भी बनती है। ठीक है, क्या होती है, हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। ठीक, तो ये जो Zn है और हमारा H2SO4 है, ये हमारा है अभिकारक। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा अभिकारक। देखो ऊपर पे लिखा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, फिर से मैं लिख रही हूँ। फिर ये जब दोनों आपस में मिले, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया हुई, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद ये जो हमें मिला, ठीक है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, सॉरी ZnSO4 जिंक सल्फेट मिला, और जो हमें हाइड्रोजन मिला, ये क्या है, ये दोनों हमारे हैं उत्पाद। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे हैं उत्पाद। ठीक है, तो अभिकारक और उत्पाद समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए फिर अब आगे देखते हैं। अगर समझ आ गया है तो आप देखो, यहाँ पे आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, जो कोई ये क्वेश्चन बताएगा, इसका राइट आंसर देगा, उसको एक टॉफी मिलेगी। ठीक है, जो नहीं देगा उसको नहीं मिलेगी। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है, उसमें भाग लेने वाला जो पदार्थ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला आपका दिया है अभिकारक, दूसरा दिया उत्पाद, तीसरा आपका दिया है अभिकारक एवं उत्पाद दोनों, और चौथा आपका दिया है इनमें से कोई नहीं। अभी पीछे मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, अभी पीछे मैंने क्या क्या आपको बताया है, पढ़ाया है, 3 से 4 बार मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। ठीक है, जब भी हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जो पदार्थ भाग लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के पूरा होने के बाद जो हमें पदार्थ या यौगिक मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग उत्पाद बोलते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको बताया, आप लोगों ने नहीं बताया। ठीक है, इसलिए आपकी जो टॉफी थी वो कट हो गई। चलो अब आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्या देखते हैं भाई, देखते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन देखते हैं। हमने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ ली, ठीक है, और अभिकारक उत्पाद क्या होते हैं ये भी हमने पढ़ लिया। स्टार्टिंग में हमने परिवर्तन भी पढ़ लिया कि परिवर्तन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे। देखो आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीक व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। नहीं समझ आया, बताती हूँ। देखो जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है, क्या होती है, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें जो अभिकारक होते हैं और जो उसके उत्पाद होते हैं, ठीक है, अभिकारक होते हैं और जो उत्पाद होते हैं, ठीक है, उत्पादों के प्रतीक, ठीक है, जो इनके सिंबल होते हैं, प्रतीक होते हैं, उनके द्वारा, ठीक है, प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना हमारा क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब कैसे आप लोग कहेंगे, देखो मान लो कोई अभिक्रिया हो रही है, जैसे हम लोग मान लेते हैं H2 + O2 = H2O। ठीक है, क्या हुआ, H2O2 = क्या हुआ, हमारा जल बना, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। ठीक है, इसको तो मैंने कैसे लिख दिया, इनके रासायनिक सूत्र के द्वारा या प्रतीक के द्वारा मैंने इसको लिखा है। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये हमारी होगी रासायनिक समीकरण। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा रासायनिक समीकरण है। अगर इसी को मैं ऐसे लिखूं, देखो ऐसे लिखो, ये हमारा हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गया आपका, प्लस आपका ऑक्सीजन हो गया, फिर ये क्या बना रहा है, आपका जल बना रहा है। ठीक है, क्या बना रहा है, जल बना रहा है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये इतना ढेर सारी जगह लेता है ना, इतनी ढेर सारी जगह लेती है। अगर मैं इसी को, इसके रासायनिक सूत्र जो होते हैं और इनके जो प्रतीक होते हैं उनके द्वारा लिखूं तो ये कितने छोटे से उसमें आ जाएंगे ना, छोटी सी जगह पे आ जाएंगे। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको, उसमें जो उत्पाद होते हैं, जो उसके अभिकारक होते हैं, उन दोनों को क्या करते हैं हम लोग,
उनके प्रतीकों के द्वारा या फिर जो उनके रासायनिक सूत्र होते हैं, इनके प्रतीक और रासायनिक सूत्रों के द्वारा जब हम प्रदर्शित करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल पे भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन यानी कि H2 और ऑक्सीजन O2 की प्रतिक्रिया यानी कि अभिक्रिया। ठीक है, क्या है आपकी प्रतिक्रिया या अभिक्रिया। अभिक्रिया से पानी बनता है यानी कि H2O बनता है, इसे इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। वही मैंने यहाँ पे आपको बताया है, वही चीज यहाँ पे आपके सामने लिखी भी हुई है कि हम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को, ठीक है, जब हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की हम लोग अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, पानी यानी कि जल बनता है। ठीक है, और इस अभिक्रिया को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसके शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि इसके रासायनिक सूत्र और इसके प्रतीकों के द्वारा हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे कि H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O। ठीक है, ये इतनी सी जगह में आ गया, इतनी छोटी सी जगह पे आ गया, और इसी को अगर हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये पूरे 2 लाइन लेता है। कितनी लेता है, 2 लाइन लेता है ना। फिर अगर हम लोग पढ़े यहाँ पे, अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल देखें, Zn प्लस H2SO4 यानी कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की जब हम लोग आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो ZnSO4 क्या बनाता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो क्या समझ में आया हमें, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें भाग लेने वाले जो उसके अभिकारक होते हैं, जो उसके उत्पाद होते हैं, उनको प्रतीकों और रासायनिक सूत्रों के द्वारा लिखना ही, ठीक है, प्रदर्शित करना या लिखना क्या कहलाता है, हमारा रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ आया होगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा, क्योंकि मैंने इसको 2 से 3 बार बता दिया आपको। अगर अभी भी नहीं समझ आता है ना तो फिर आप लोगों को ना अपने इस ब्रेन का यानी कि दिमाग का थोड़ा सा इलाज कराना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इतनी बार आप लोगों को कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है, जितनी बार यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्या देखते हैं, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। ठीक है, क्या देखते हैं, जो रासायनिक समीकरण होते हैं उनके लिखने के नियम क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो आपका नियम है वो क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा लिखी जाती है। ठीक है, हमने अभी पीछे पढ़ा है ना, कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। यहाँ पे जब हम लोग रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो उसके लिखने के कौन से नियम होते हैं, क्या क्या नियम होते हैं, यहाँ पे इसको पढ़ना है हमें। तो पहला पॉइंट क्या दिया है कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है रासायनिक समीकरण द्वारा लिखी जाती है। ठीक है, देन दूसरा पॉइंट आपका दिया है, रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र की भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि दीदी ये क्या है, देखो जैसे एग्जाम्पल H2 प्लस O2 इक्वल टू आपका क्या हुआ, H2O। ठीक है, क्या हुआ, H2O हुआ। अब आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट इसका कह रहा है कि रासायनिक समीकरण में जो ये तत्व है या जो तत्व है उनके प्रतीक, ठीक है, यानी कि जो अभिकारक और उत्पाद हैं इनके जो रासायनिक सूत्र लिखे जाते हैं, यानी कि ये जो रासायनिक सूत्र लिखे हैं इनको हम किसके साथ लिखते हैं, भौतिक अवस्था के साथ लिखते हैं। भाई भौतिक अवस्था जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, आप लोग मुझे बताओ कितने प्रकार की होती है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। एक तो आपका हो गया सॉलिड, ठीक है, फिर आपका हो गया लिक्विड, फिर आपका हो गया गैस। ठीक है, क्या हो गया, गैस हो गया। सॉलिड लिक्विड गैस कितने स्टेट होते हैं, 3। कौन कौन से, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और हमारी हो गई गैसीय अवस्था। ठीक है, तो ये जो भौतिक अवस्था होती है इनको हम लोग किसके साथ, भौतिक जो हमारे रासायनिक सूत्र और जो अभिकारक उत्पाद होते हैं उनको हम लोग किसके द्वारा लिखते हैं, उनको हम लोग भौतिक अवस्था के साथ लिखते हैं। आप देखो ये जो H2 है यानी कि जो हाइड्रोजन है ये किस फॉर्म में रहता है, गैस के फॉर्म में। फिर से रुको 1 मिनट, यहाँ पे लिख दे रही, ठीक है। चलो अब फिर से लिखते हैं, H2 हो गया हमारा किस अवस्था में है, ये गैस अवस्था में, सॉरी यहाँ पे क्या लिख दी, गैसीय अवस्था में। यानी कि हाइड्रोजन हमारी क्या है, हाइड्रोजन गैस ही तो है, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, गैस की अवस्था में, तो गैस लिखेंगे उसको। ठीक है, गैस के लिए पूरा आपको गैस नहीं लिखना, उसमें G बना देना तो समझ जाएंगे कि हाँ वो गैसीय अवस्था में है। फिर हमारा आता है O2 यानी कि ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन हमारी किस अवस्था में होता है, ये भी हमारी गैसीय अवस्था में होता है। ठीक है, किस में होता है, ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में तो है भाई,
फिर ये जो दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो ये क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे, H2O बना लेंगे। ठीक है, क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। आप देखो अब ये जो जल बना, ठीक है, यानी कि जो H2O बना, ये किस फॉर्म में होगा, किस अवस्था में होगा, ये जल जो आप लोग पानी पीते हैं, ठीक है, जो जल ही जीवन है, वो किस अवस्था में होता है, वो लिक्विड अवस्था में होता है। बहुत सही, किस अवस्था में होता है, लिक्विड अवस्था में होता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, L लिख दिया। ठीक है, यहां तक डन है। तो पहले हमने क्या पढ़ा कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है, उनको हम लोग रासायनिक समीकरण के द्वारा लिखते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम जो दिया है, रासायनिक समीकरण के जो तत्व होते हैं, तत्वों के जो प्रतीक होते हैं या फिर अभिकारक और जो उत्पाद होते हैं, उनके रासायनिक जो सूत्र होते हैं, उनकी भौतिक अवस्था के साथ उनको लिखते हैं। अगला पॉइंट आपका दिया है कि रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे दाब हो गया, आपका ताप हो गया, दाब हो गया, उत्प्रेरक हो गया आदि को तीर के निशान के अंदर या ऊपर या नीचे लिखते हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, जैसे यहाँ पे देखते हैं, अगर कोई स्थिति दी हुई है, ठीक है, जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं, अगर उसमें आवश्यकता के अनुसार अगर कोई स्थिति दी है, ताप दी है, दाब दी है या फिर उत्प्रेरक दी है, तो उसको हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, ये जो तीर का निशान होता है, ठीक है, ये जो तीर का निशान है, इसके हम लोग कहाँ लिखते हैं, या तो यहाँ पे लिखेंगे या तो फिर यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मान लो ताप दिया है, टेम्परेचर, ठीक है, तो हम इसको कहाँ पे लिखेंगे, ऊपर लिख देंगे या तो फिर नीचे लिख देंगे। ठीक है, कहाँ लिखेंगे, या तो ऊपर लिखेंगे या तो फिर उसको नीचे लिखेंगे। तो ये हमारा होता है कौन सा, थर्ड नियम। ठीक है, कौन सा हो गया हमारा, थर्ड नियम होगा। थर्ड नियम क्या कहता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जो होती हैं, ताप हो गया, आपका दाब हो गया, उत्प्रेरक हो गया, इन सभी को हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, ये जो तीर का निशान होता है, इसके ऊपर या नीचे हम लोग दर्शाते हैं, यानी कि प्रदर्शित करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, ये नियम क्लियर हुआ। चलो अब आगे देखते हैं। आप देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि संतुलित समीकरण, एक मिनट, संतुलित रासायनिक समीकरण यानी कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, संतुलित रासायनिक समीकरण, है ना। मतलब हमारा जो एग्जाम होता है ना, वहां पे क्वेश्चन दिए जाते हैं, एक आपको रिएक्शन दी जाएगी, ठीक है, यानी कि एक अभिक्रिया दी जाएगी, उसमें आपको बोला जाएगा कि इसको बैलेंस करो, इसको संतुलित करो। तो यहाँ पे हम लोग वही चीज सीखेंगे कि जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं, यानी कि संतुलित करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक व उत्पाद दोनों पक्षों में समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कह रहा है कि ये जो रासायनिक समीकरण होता है, ठीक है, जो हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं भाई, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको हम लोग रासायनिक समीकरण के द्वारा ही तो प्रदर्शित करते हैं। तो जो रासायनिक समीकरण होता है, ठीक है, जो रासायनिक समीकरण होता है जिसमें विभिन्न जो तत्व होते हैं, तत्वों के परमाणुओं की जो संख्या होती है, अभिकारक व उत्पाद, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक, और जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनते हैं जो उत्पाद होते हैं, उन दोनों की संख्या क्या होनी चाहिए, उन दोनों की संख्या बराबर होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, दोनों पक्ष होते हैं, यानी कि अभिकारक और जो उत्पाद होते हैं, उन दोनों की जो संख्या होती है, परमाणुओं की जो संख्या होती है, वो क्या होनी चाहिए, वो बराबर होनी चाहिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक संतुलित समीकरण वही कहलाता है। ठीक है, अगर ऐसा है, कोई समीकरण है, रासायनिक समीकरण है, अगर उसके दोनों पक्षों की जो परमाणुओं की संख्या है वो बराबर है, तब हम उसको क्या बोलेंगे कि हाँ, ये हमारा जो समीकरण है ये संतुलित है। ठीक है, क्या है, वो संतुलित है। जैसे एग्जाम्पल में आपके सामने ये दिया हुआ है, ठीक है, हमने क्या ले लिया, HNO3 ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया, हमने ले लिया HNO3 ले लिया। अब आप लोग मुझे बताओ, HNO3 हमने ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया, HNO3 हमने ले लिया, प्लस हमने ले लिया CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, क्या ले लिया, CaOH का होल ट्वाइस। जब इन दोनों की आपस में रिएक्शन करवाते हैं, यानी कि अभिक्रिया होती है, तो ये क्या बनाता है, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। ठीक है, क्या बना लेता है, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। ठीक है, यहां तक डन है। आप देखो, अब आप लोग मुझे ये बताओ कि इन दोनों में, ठीक है, ये अभिकारक आपके हो गए, ठीक है, ये अभिकारक हो गए और ये आपका हो गया उत्पाद।
अब आप लोग मुझे ये बताओ कि इन दोनों की जो परमाणुओं की संख्या है क्या बराबर है? यहाँ पे आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, क्या इन दोनों पक्षों की जो परमाणुओं की संख्या है वो बराबर है? चलो जल्दी से बताओ। अब बराबर है या नहीं है कैसे पता करेंगे इसको? देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो, ये हमारा HNO3, ठीक है, H कितना है? यहाँ पे ये 2 है, ठीक है, ये क्या है? H इधर 2 है और ये वाला भी क्या हो गया? 2 हो गया। तो H हमारे पास कितने हैं? 4 हैं, ठीक है, H बराबर 4 यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब हमारा आता है N, ठीक है, क्या आता है हमारा? N आता है। तो N यहाँ पे कितना है? 2 है, ठीक है 2 है, तो मैंने N बराबर लिख दिया 2। फिर हमारा आता है O हमारा कितना है? ये 3 है और यहाँ पे भी ये 2 का गुणा किया है, तो 3 दुनाई 6 हो गया, ठीक है, कितना हो गया? 3 दुनाई 6 हो गया, और 6 और ये 2 8 हो गया, यानी कि O आपका कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक, इधर मतलब अभिकारक में ये जो परमाणुओं की संख्या वो कितनी है? जो हमारा H है, ठीक है, जो हमारा H है वो कितना है? वो है हमारा 4। N हमारा कितना है? 2, ठीक है। O हमारा कितना है? ऑक्सीजन कितना है? 8 है। अब इधर हम लोग देखते हैं कि इधर भी इन जो परमाणु है ये इनकी संख्या बराबर है। तो देखो ये Ca हो गया, देखो यहाँ पे Ca तो भूल ही गए तुम लोग, याद भी नहीं दिलाते हो। Ca हमारा कितना है? 1 है, ठीक है, Ca हमारा कितना है? 1 है, ठीक है, अभिकारक की तरफ। अब उत्पाद की तरफ बात करते हैं तो Ca हमारा कितना है? इधर भी 1 है, ठीक है, यानी कि Ca और Ca क्या हो गया? बराबर हो गया, ठीक है, ये Ca और ये Ca क्या है? बराबर है। फिर हमारा आता है N हमारे यहाँ पे कितना है? 2 है, ठीक है, N कितना है? N बराबर 2 लिख दिया। अब बचा हमारा O हमारा कितना है? 3 दुनाई 6, 6 दो 8, O भी हमारा कितना है? 8 है। लास्ट में हमारा बचता है H बराबर कितना है? 2 दुनाई 4, ठीक है, कितना है? 2 दुनाई 4 है। आप देखो, अब इधर देखो, यहाँ पे H कितना है? 4 है, और ये उत्पाद की तरफ भी H कितना है? हमारा 4 है, ठीक है, कितना है? 4 ही है, 4 से ज्यादा है ना, 4 से कम है, ठीक है। हाइड्रोजन तो बराबर हो गया, नाइट्रोजन इधर कितना है? 2 है, और इधर भी कितना है? 2 है, नाइट्रोजन भी बराबर हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है? 8 है, और ऑक्सीजन भी इधर कितना है? 8 है, तो ये भी बराबर हो गया। Ca कैल्शियम हमारा कितना है? 1 है, कैल्शियम भी इधर हमारा कितना है? 1 है, यानी कि जो दोनों पक्ष हैं, अभिकारक और जो उत्पाद है, इन दोनों की जो परमाणुओं की संख्या वो क्या है? वो बराबर है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे, ठीक है, यहां तक डन है। चलो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है उसका क्या महत्व होता है। सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी हमें फिजिक्स क्यों पढ़ाने लगी, यहाँ तो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, है ना। तो मुझे भी पता है कि आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, है ना, मैं भी केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, फिजिक्स नहीं पढ़ा रही हूँ, बट ये वाला टर्म यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है, ठीक है, और ना ही विनाश होता है। क्या कह रहा था? जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है वो क्या होता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही क्या होता है? विनाश होता है, ठीक है। इतना समझ आ गया? द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें ना तो किसी का निर्माण होगा और ना ही क्या होगा? ना ही उसका विनाश होगा, ठीक। यहां तक रहना है। बल्कि आगे क्या लिखा है? बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। क्या कह रहा है कि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है उसमें, ठीक है, उसमें द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है, ना तो द्रव्यमान बनता है और ना ही उसका विनाश होता है, ठीक है, बल्कि इसको क्या करते हैं? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। इसको एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है, लेकिन इसका विनाश भी नहीं होता है और इसका निर्माण भी नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ इसको बदला जा सकता है। अगर एक रूप में है तो उसको दूसरे रूप में बदला जा सकता है, ठीक है। यहां तक डन है। तो ये क्या होता है? ये हमारा होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या हुआ? हमारे द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो गया। अगला पॉइंट आपका दिया हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के पहले क्या होता है? आपका अभिकारक, ठीक है, क्या हुआ? अभिकारक एवं उत्पाद एवं उसके पश्चात उत्पाद,
ठीक है। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है उस मतलब जिसमें भाग लेते रासायनिक अभिक्रिया में, उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। उसके पश्चात यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो बनता है उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे हमें पीछे हमने पढ़ा था कि जो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है उसमें क्या हमने पढ़ा था भाई, यही तो पढ़ा था ना कि जो भी रासायनिक समीकरण में भाग लेते हैं या उसके पश्चात जो बनता है यानी कि अभिकारक जो और उत्पाद होते हैं, उन दोनों की जो परमाणुओं की संख्या होती है वो समान होनी चाहिए, तभी तो हम उसको बोलेंगे कि ये जो रासायनिक समीकरण है ये संतुलित है। तो वही चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ये हमारा क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ठीक है, क्या है? हमारे द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा? रासायनिक समीकरण। पेन चेंज कर लेते हैं ना, क्योंकि ये सेम हो जाता है, फिर आप लोगों को दिखेगा नहीं, फिर आप लोग कहेंगे कि यार दीदी कैसे बता रही हो तुम लोग, है ना, कैसे बता रही हो, कैसे पेन चला रही हो, कि हमें दिख ही नहीं रहा है। तो चलो रेड ले लेते हैं जो कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से दिखेगा। रासायनिक समीकरणों को चरणबद्ध संतुलित करना। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि जो हमारे रासायनिक समीकरण होते हैं उसको हम लोग कैसे संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, पहले आपकी जो विधि है वो है हिट एंड ट्रायल विधि। ठीक है, क्या है? हिट एंड ट्रायल विधि है। तो देखते हैं कि जो हमारी ये हिट एंड ट्रायल विधि होती है ये क्या होती है। देखो, पहला जो स्टेप दिया है यानी कि पहला जो चरण दिया है, इसका चरण स्टेप, ठीक है, आपके पैर वाले चरण नहीं, स्टेप आपके यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, चरण, पहला चरण क्या दिया है? पहला स्टेप क्या दिया है? रासायनिक समीकरण लिख के प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, समझ आया? नहीं आया? फिर से देखो, जो ये रासायनिक समीकरण होता है उसको क्या करना है आपको? लिख करके, रासायनिक समीकरण लिखा कैसे जाता है कि जो अभिकारक होते हैं, ठीक है, उनको उनके क्या होते हैं? उनके रासायनिक सूत्र और उनके जो प्रतीक होते हैं उनके द्वारा हम लोग रासायनिक समीकरण लिखते हैं। तो रासायनिक समीकरण को हमें लिखना है। लिखने के बाद प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। आप देखो, ये देखो, जैसे मैंने लिया Fe यानी कि आयरन मैंने लिया, आयरन के मैंने, ठीक है, चारों ओर क्या कर दिया? बॉक्स बना दिया, मतलब उसको एक डिब्बे में बंद कर दिया। ठीक है, किसमें बंद किया था? डिब्बे में बंद कर दिया। फिर मैंने लिया H2O यानी कि मैंने जल ले लिया, जल को फिर मैंने क्या कर दिया? मैंने जल को भी डिब्बे में बंद कर दिया। ठीक, अब इन दोनों की जब आपस में अभिक्रिया होगी तो ये क्या बना लेता है? Fe2O3। ठीक है, क्या बना लेता है? Fe2O3 बना लेता है। फिर मैंने इसको भी एक बॉक्स में मतलब अंदर कर दिया। ठीक है, अब आप कहोगे कि दीदी कितना उसको बंद करोगी, उसको खुला भी छोड़ दो। नहीं बेटा, यहाँ पे यही कह रहा है कि जो भी रासायनिक समीकरण है उसको आपको क्या करना है? उसके जो सूत्र हैं उनके चारों ओर आपको बॉक्स बनाना है। तो यहाँ पे आपको बॉक्स बनाना है। ठीक है, कोई अपनी मर्जी से बिना बॉक्स बनाए नहीं छोड़ेगा उसको। ठीक है, सबके बाद, ठीक है, जितने भी यहाँ पे सूत्र लिखे हुए हैं सबको बॉक्स में बंद कर दो। ठीक है, बंद कर दिया। फिर प्लस में आपका क्या होगा? H2। ठीक है, इसको भी हमने क्या कर दिया? बॉक्स में बंद कर दिया। अब देखो, अब अगला नंबर आपका क्या दिया है? संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। अब देखो, अब ये बॉक्स में क्यों बंद कराया? अब समझ में आया ना? अभी आप लोग कह रहे थे कि दीदी यार क्यों बंद कर रहे हो, समझ आया क्यों बंद कर रही हूँ? क्योंकि जो ये बॉक्स है इनके अंदर आपको कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। ये नहीं कि मतलब Fe लिखा है, अब अगर आपको बैलेंस करना है तो F2 कर दिया आपने, है ना, क्या कर दिया? आयरन लिखा है, ठीक है, Fe आयरन लिखा है, लेकिन क्या किया आपने? F के बाद 2 लगा दिया। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है? ऐसा आपको नहीं करना है। आपको सबसे पहले तो बॉक्स बना लेना है। तो जो आप बॉक्स बना रहे हैं, ठीक है, रासायनिक सूत्र में जो आप बॉक्स बना रहे हैं उनमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना, यानी कि उनके अंदर आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। जैसे वो लिखा है उसको ऐसे ही लिखा रहने देना। अगर आपको उसमें, ठीक है, उसको बैलेंस करना है, उसमें अगर 1 से बैलेंस करना, 2 से बैलेंस करना, 3 से जितने में बैलेंसिंग हो रही है उसको बॉक्स के बाहर ही लिखना है। ठीक है, बॉक्स के अंदर नहीं लिखना है आपको। ठीक, तो यही स्टेप यहाँ पे दिया है ना कि संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। फिर अगला स्टेप दिया है, यानी कि अगला दूसरा चरण दिया है। दूसरा चरण क्या कहता है कि समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट कीजिए। क्या कह रहा है
कि ये जो समीकरण है, ठीक है, इसमें उपस्थित जितने भी विभिन्न तत्व हैं, इनकी परमाणुओं की जो संख्या है, ठीक है, परमाणुओं की जो संख्या है उसको क्या करना है, उसको आपको नोट करना है। कैसे करना है, यहाँ पे देखते हैं कैसे करना है। ये इस तरीके का आपको एक कॉलम बना लेना है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आपको लिखना है तत्व, लिख लिया तत्व। फिर आपको दूसरे कॉलम में लिखना है अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, ठीक है, क्या लिखना है, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। उत्पाद में परमाणुओं की संख्या आपने लिखा RHS, यानी कि राइट हैंड साइड, ठीक है। देखो ये जो अभिकारक होते हैं ना, ये किधर होते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड होते हैं, और जो उत्पाद होते हैं ये किधर होते हैं, ये राइट हैंड साइड होते हैं, ठीक है। यहां तक डन है। चलो अब तक तो में हमने क्या क्या लिया था भाई, यहाँ पे देखो ना, ये देखो Fe था, ठीक है, क्या था, Fe था, यानी कि आयरन था, H2O था, जल था, फिर ये बनाता है Fe2O3 बनाता है, और क्या बनाता है, हाइड्रोजन बनाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या था, Fe था यानी कि आयरन था, हमारे पास हाइड्रोजन था, ठीक है, हमारे पास ऑक्सीजन था, ठीक। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में हमारा क्या है, Fe कितना है, 1 है, Fe कितना है, 1 है। तो यहाँ पे हमने कितना लिख दिया, 1। हमारा H कितना है, H है हमारा 2, यहाँ पे देखो H है हमारा 2, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया 2, कितना लिख दिया, 2 लिख दिया। O हमारा कितना है, यहाँ पे 1 है। अच्छा देख लेते हैं यहाँ पे कितना है, O हमारा 1 है, ठीक है, कितना है हमारा 1 है, ठीक है, उसको भी लिख दिया। अब हम देखते हैं RH साइड, यानी कि उत्पाद की जो परमाणुओं की संख्या है उसको देखते हैं। तो उत्पाद की तरफ हमारा Fe जो है वो कितना है, 2 है, ठीक है, कितना है, 2 है। यहाँ पे हमने लिख दिया 2, देखो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 होगा आपका, क्या होगा, 2 होगा, ठीक है, कितना होगा आपका, 2 होगा। अब देखो अब हमारा O कितना है, O है हमारा इधर 3, ठीक है, कितना है, 3, मतलब उल्टा लिख गया था, ठीक है, उल्टा लिख गया था, है ना, कि Fe वाला, जो Fe वाला था उसको O में लिख दिया, और जो O वाला था उसको Fe में लिख दिया। तो यहाँ पे आपको सही करना है, Fe हमारा 2 है, O हमारा 3 है। फिर हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सॉरी, गलती से निकल गया यार, गलती से निकल गया। देखो यहाँ पे हमसे H पूछ रहा है ना, तो H हमारा 2 है, बिल्कुल सही लिखा है ना, क्या है, बिल्कुल सही लिखा है। नहीं यार, सही नहीं लिखा है, यहाँ पे 2 ही रहेगा। Fe हमारा 2 है, H2 हमारा क्या है, 2 है, सही तो है। अब देखो अब हमारा बचता है, क्या बचता है, अरे भाई कहाँ जा रहा है, अब हमारा बचता है O यहाँ पे हमारा कितना है, 3 है, तो हमने यहाँ पे O कितना लिख दिया, 3। कौन लिखा है वे, किसने लिखा है इसको, किसने, अभी ढूंढती हूँ उसको मैं। यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा, ठीक है, क्या होगा, 3 हो गया, यानी कि जो O है हमारा, वो हमारा राइट हैंड साइड कितना है, 3 है। अब देखो यहाँ पे क्या बराबर है, Fe हमारा कितना है, LH साइड 1 है, और इधर कितना है हमारा, 2 है, ठीक है, कितना है, 2 है। H हमारा कितना है, इधर 2 है, H इधर हमारा कितना है, 2 है, ठीक है, H तो हमारा बराबर है, यानी कि सही हो गया, पास हो गया। O हमारा कितना है, LH साइड में 1 है, और हमारे RH साइड में 3 है, तो हमारा Fe भी नहीं बैलेंस है, और हमारा O भी नहीं बैलेंस है, ठीक है। अब आओ इधर आओ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा कि चौथे जब नंबर की हम लोग बात करेंगे, चौथे चरण की बात करेंगे, तो चौथे चरण में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है कि ये जो अभिकारक है और ये उत्पाद है, इनकी साइड में अनुचित गुणांक लगाकर आपको संतुलित करना है। Fe हमारा कितना है भाई, इधर Fe हमारा 1 है, ठीक है, इधर हमारा 3 है, तो क्या ये संतुलित है, नहीं है। अगला स्टेप देखो, अगले स्टेप में क्या दिया, सभी तत्वों की परमाणुओं को चरण 3 की भांति संतुलित कीजिए, ठीक है। Fe हमारा कितना, हमने यहाँ 3 लिख दिया, ठीक है, Fe 3 हो गया। यहाँ पे H2O था, तो H2O में हमने क्या किया, 4 का गुणा किया, ठीक है। जब 4 का गुणा किया तो हमारा जो वो हाइड्रोजन है 4 दुनाई 8 हो गया, ठीक। F हमारा 3 है, और जो हमारा हाइड्रोजन है वो कितना हो गया, 4 दुनाई 8 हो गया, ठीक है।
और ये ऑक्सीजन कितना हुआ, 4 हुआ। यहाँ पे लिख दे रही है। अच्छा नहीं, अभी तुम लोग ना कहोगे क्या ही बता रही हो दीदी। चलो Fe हमारा कितना है, 3, ठीक है। H हमारा कितना है, 8। O हमारा कितना है, 4, ठीक। अब इधर देखते हैं, Fe हमारा कितना है, 3, ठीक है। O हमारा कितना है, 4, ठीक है, 4 है। H2 हमारा कितना है, H2 हमारा 8। यानी कि दोनों तरफ की जो संख्या है, ठीक है, परमाणुओं की जो संख्या वो क्या है, वो बराबर है, ठीक है। क्या है, वो बराबर है। यानी कि इधर Fe जो Fe है ये भी इधर 3 है और इधर भी 3 है। जो हमारा H2 है इधर 8 है और इधर भी हमारा कितना है, 8 है। O हमारा कितना है, 4 है और इधर भी हमारा क्या है, 4 है। यानी कि दोनों साइड की, उत्पाद की और जो हमारा अभिकारक है, दोनों की जो परमाणुओं की संख्या है वो क्या है, वो बराबर है। यानी कि ये वाला जो ये वाला जो समीकरण है ये क्या है, ये हमारा संतुलित है। अगला पॉइंट आपका दिया है, सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर समान है, ठीक है। हमने यहाँ पे देखो देख लिया ना, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, देख लिया कि ये जो दोनों जो रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई है इसमें दोनों साइड के जो परमाणुओं की संख्या है वो बराबर है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे कि हाँ ये हमारा जो समीकरण लिखा हुआ है ये संतुलित समीकरण है, ठीक है। यहां तक डन है। चलो अब अपन लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब आप लोग सोचेंगे यार दीदी कितना लेट में आया है, इसी को तो हमें पढ़ना था, है ना। उसको पढ़ने से पहले और चीजें आपको पता होनी चाहिए ना, तभी तो आप इनको पढ़ पाओगे, है ना, यानी समझ पाओगे। पढ़ तो लोगे लेकिन समझ नहीं पाओगे ना, इसलिए। और जितनी भी चीजें हैं उनको भी स्टार्टिंग से क्लियर करते अगर चलते हैं तो फिर आगे जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होती है ना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ना। कभी आप कहेंगे ये नहीं समझ आ रहा, ये कहाँ से आ गया, वो कहाँ से आ गया, है ना। इसलिए पहले स्टार्टिंग में आपको सब चीजें बता दी जाती हैं जिससे आपको सारी चीजें याद हो और आप आगे अच्छे तरीके से पढ़ सकें, ठीक है। बीच में फिर डिस्टर्ब नहीं करे कि दीदी इसको बता दो, दीदी उसको बता दो, ये नहीं समझ आ रहा, वो नहीं समझ आ रहा, यहाँ से ये कैसे आ गया, वो कैसे आ गया, ठीक है। चलो इसको देखो, इसको पढ़ने से पहले, ठीक है, इसको पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ ना, बोल बोल के ना मेरा जो गला है ना पूरा सूख गया है। सुबह से चिल्ला रही हूँ मैं, तुम लोगों को पता नहीं रहता, तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ फिर भी पता नहीं तुम लोग कहाँ सोए रहते हो, है ना। ना तो तुम अपने दोस्तों को पास वीडियो शेयर करते हो, बस ऐसे ही आते हो देख के चले जाते हो। थोड़ा शेयर वर्क भी कर दिया करो जिससे तो तुम्हारे दोस्त है ना घूमते रहते हैं वो भी पढ़ लिया करें थोड़ा सा, ठीक है। चलो पानी पी लेते हैं, तब तक आप लोग देखो इसको, देखो कौन कौन सी अभिक्रिया है, देखो यहाँ पे कौन कौन सी अभिक्रिया है, कितनी होती है, देखो पानी पी के मैं बता रही है आपको, है ना। थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लूं, अब आप लोग पढ़ लो, आप लोग थोड़ा सा खुद से भी पढ़ लिया करो। चलो अरे खांसी भी आने लगी। चलो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है ना कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार लिखो, तो सबसे पहले जो लाइन लिखनी है आपको क्या लिखनी है कि रासायनिक अभिक्रिया के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। इससे जो आप लिखेंगे ना उसकी एक लाइन बढ़ जाएगी। फिर आपको क्या करना है, जितने भी अभिक्रिया हैं उनको लाइन से लिखते जाइए। ये नहीं कि एक लिख दी फिर उसके आगे एक लिख दी फिर उसके आगे, नहीं, आपको लाइन बढ़ानी है ना। आपको जो अपना आंसर लिखना है एग्जामिनर उसको बड़ा से लिखना है ना, जिससे आपका जो एग्जामिनर है कॉपी चेक करेगा वो देखेगा अरे बच्चा तो बहुत पढ़ने में तेज है, चलो इसको दे देते हैं नंबर, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा कॉपी भी आपकी भरी होनी चाहिए ना, ऐसा नहीं कि छोटा छोटा लिख के चले आए तुम वहां पे, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहली लाइन आपको यही लिख देना है कि रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती है, आपकी एक लाइन भर गई। फिर आपको ये सारी अभिक्रियाएं लिख देनी है। अगर सारी पूछ रहा है तो पहले तो सारी पूछेगा नहीं, है ना, इतना छूटिया तो है नहीं, वो लोग सारी नहीं पूछेंगे, एक ही पूछेंगे, है ना। या तो संयोजन पूछ लिया, या तो अपघटन पूछ लिया, विस्थापन पूछ लिया, द्वितीय विस्थापन पूछ लिया ना, कोई भी अभिक्रिया पूछ सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, आपकी जितनी भी अभिक्रिया हैं आपको अच्छी तरीके से अपने माइंड में सेट करके रखना है, क्योंकि कोई भी अभिक्रिया आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। जिससे कि अगर कोई भी अभिक्रिया आपसे पूछी जा सकती है तो वहां पे आप अच्छी तरीके से लिख के आओ। ये नहीं कि उसको बस ऐसे देख लिया, अरे
ये तो हमें याद ही नहीं है, ये तो हम पढ़े ही नहीं है ना। पढ़े तुम सब रहते हो, बस तुम्हें याद नहीं रहता है ना। उसको याद करने के लिए थोड़ा सा रिवीजन कर लिया करो, थोड़ा सा खुद से पढ़ लिया करो, थोड़ा सा खुद से दिमाग लगा लिया करो, तभी तो चीजें याद होगी ना। ये नहीं कि बस क्लास देख लिया बंद करके रख दिया, क्लास देख लिया बंद करके रख दिया। थोड़ा सा खुद से भी दिमाग लगाया करो। चलो देखो, जो ये रासायनिक अभिक्रिया होती है वो निम्नलिखित प्रकार की होती है। यहाँ पे हमारी 7 रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है। ठीक है, कितनी अभिक्रिया दी हुई है? 7 रासायनिक अभिक्रिया। पहली आपकी दी है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, क्या दिया है? क्या दी है? संयोजन अभिक्रिया। आप देखो ये जितनी भी अभिक्रिया है ना, यहाँ पे इन सबके नाम से ही आपको पता चलेगा कि इस अभिक्रिया में क्या होगा, इस अभिक्रिया में क्या होगा। बस थोड़ा सा जरूरत है, तो आपको अपना दिमाग यूज करने की जरूरत है। तो पहली आपकी अभिक्रिया कौन सी होती है? संयोजन अभिक्रिया। दूसरी आपकी आती है अपघटन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तीसरी आपकी आती है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चौथी आपकी आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये भी ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, एक विस्थापन है और एक हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। फिर 5वें नंबर आपकी आती है वो है अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी है? अपचयन अभिक्रिया। छठा नंबर आपका आता है, सॉरी देखो 5वां नंबर आपका है उपचयन। ठीक है, क्या है? उपचयन है। तो आप लोगों को भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है उपचयन अभिक्रिया, और उसके बाद आपकी होती है अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, 7वीं आपकी होती है रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, क्या होती है? इसको 7वीं जो होती है हमारी वो होती है रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखो ये जो उपचयन अभिक्रिया होती है ना, इसको हम लोग आक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में ये दे रहा है कि आक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो वहां पे आपको याद रखना है कि अभिक्रिया जो होती है आक्सीकरण, उसको हम लोग उपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आप देखो अब क्या करना है, अब हमें इन सभी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अच्छे से समझना है। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया में क्या होता है। ठीक, तो तैयार है? बिल्कुल, चले? ठीक है, चलो। अब आप लोग कहेंगे कि दीदी कहाँ चले? हाँ, तो कहीं भी जाना नहीं है आपको ना, यहीं पे रहना है। चलने का मतलब आगे स्लाइड पे चलते हैं ना, आगे वाला टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, और आपको जाना कहीं नहीं है, यहीं पे बैठ के ही देखना है। डन। देखो यहाँ पे आपके सामने कुछ इमेज दी हुई है। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि दीदी ये इमेज क्यों बना के लाई हो? आप लोगों को समझाने के लिए ना, क्योंकि तुम छोटे छोटे बच्चे हो ना, थोड़ा सा तुम्हें समझाने के लिए छोटे छोटे बच्चों की तरह ही तुम्हें समझाना पड़ेगा। चलो, अब आप लोग उनको देखो नहीं, ठीक है, उनका नाम नहीं ढूंढो, उनको देखो नहीं, बस समझो। हमारे पास क्या है? हमारे पास है ए। ठीक है, क्या है? ए है, और हमारे पास है बी। ए है, बी है। इन दोनों की जब आपस में अभिक्रिया होती है तो ये क्या बना लेता है? ए बी बना लेता है। ठीक है, क्या बना लेता है? ए बी बना लेता है। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है कि जब पहली अभिक्रिया हमारी कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी हमारी? संयोजन अभिक्रिया है। ठीक, कौन सी? संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया को हम कुछ इस तरीके से समझते हैं कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है। देखो इसको नाम से ही पता चल रहा है, संयोजन, संयोजन है ना। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है कि जब एक या एक से अधिक या दो या दो से अधिक, ठीक है, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, ठीक है, पदार्थ आपस में मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये भाई साहब थे और ये बहन थी, इन दोनों की आपस में क्या हुई? अभिक्रिया हुई, तो ये क्या बन गया? ये दोनों बन गए। ठीक है, क्या बन गया? दोनों बन गए, मतलब संयोजन हो गया इनका। क्या हो गया? इनका संयोजन हो गया। चलो यहाँ पे समझते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ मिलकर केवल एक ही प्रकार का, ठीक है, एक ही प्रकार के पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहता है कि वह अभिक्रिया, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, ठीक है, आपस में मिलकर एक
किसका? एक ही प्रकार का, केवल एक ही प्रकार का, ठीक है, पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन, यानी कि कंपोजिशन अभिक्रिया कहते हैं, कॉम्बिनेशन अभिक्रिया, सॉरी कॉम्बिनेशन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? पढ़ा के ना मेरा दिमाग जो है ना थोड़ा सा डाउन हो गया, बोल बोल के ना मेरी आवाज नहीं निकल रही है, तो थोड़ा सा तुम लोग समझना, ठीक है, थोड़ा सा समझना। देखो, संयोजन अभिक्रिया आपकी क्या होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? कि वह अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे आपका एग्जाम्पल में दिया है कोयले का दहन, ठीक है, क्या दिया है? कोयले का दहन। हमने ले लिया, क्या ले लिया? कार्बन ले लिया और हमने ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है, कार्बन ले लिया और हमने ऑक्सीजन ले लिया, इन दोनों की अभिक्रिया। अब यहाँ पे देखो, ये दो पदार्थ है ना भाई, एक तो आपका हो गया, क्या हो गया? कार्बन हो गया, और एक हमारा हो गया ऑक्सीजन। ये दो पदार्थ हैं, दो पदार्थ आपस में मिलकर क्या करते हैं? केवल एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? ये हमारी हो जाएगी संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। क्या हो जाएगी? संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। यानी कि कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। जैसे हमारा जल हो गया, हमारी हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं। यानी कि दो पदार्थ है, ये दो पदार्थ आपस में मिलकर क्या ही बनाते हैं? केवल एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। दूसरा आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है? ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे जल का निर्माण है ना, यहाँ पे देखो मैंने बताया जल का निर्माण, हमने हाइड्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? जल का निर्माण करते हैं। इसी तरह हमने बिना बुझा चूना ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया? हमने बिना बुझा हुआ चूना ले लिया। अब ये बिना बुझा चूना क्या होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड हमने ले लिया, प्लस हमने जल ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया? हमने बिना बुझा चूना यानी कि CaO, जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड हमने ले लिया और हमने जल ले लिया। जब इन दोनों के आपस में रिएक्शन होगी, ठीक है, यानी कि अभिक्रिया होगी, तो ये क्या बना लेता है? ये बना लेता है बुझा हुआ चूना, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि CaCO का होल ट्वाइस, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये क्या होती है? ये हमारी होती है रासायनिक संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होती है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं और मिलकर के केवल एक ही प्रकार के पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं किसके बारे में? यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आप लोग मुझे बताओ कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहती है। क्षेपी का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना, ठीक है। क्या होता है? बाहर निकलना। जैसे इंडो का मतलब क्या होता है? अंदर। एक्सो का मतलब क्या होता है? बाहर, है ना। तो एक्सोथर्मिक क्या होगी? जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है उसमें जो ऊष्मा होती है वो क्या होती है? बाहर निकलती है। यही चीज यहाँ पे दी हुई है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल में जैसे हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल में हमारा क्या है? प्राकृतिक गैस का दहन, ठीक है। देखो, जो हमारी मेथेन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक गैस, ठीक है। किसके नाम से जानते हैं? प्राकृतिक गैस के नाम से जानते हैं। प्राकृतिक गैस का जब दहन करते हैं, यानी कि हम CH4 लेते हैं, मेथेन लेते हैं, प्लस हम ऑक्सीजन लेते हैं, इन दोनों का जब दहन होता है, ठीक है, क्या होता है? इन दोनों का जब दहन होता है तब क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल प्लस ऊष्मा, ठीक है। क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊष्मा, यानी कि देखो ये ऊष्मा जो है ये बाहर निकल रही है, क्या हो रही है? बाहर निकल रही है। तो यही क्या होती है? यही हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। यानी कि
क्या होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके निर्माण में जो उत्पाद होता है उसके साथ साथ ऊष्मा का भी, ठीक है, ऊष्मा का भी निर्माण होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, या उत्सर्जन होता है, निर्माण होता है, कुछ भी बोल सकते हैं, या बाहर निकलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। इसी तरह अगर हम लोग अगले एग्जाम्पल की बात करें तो अगला एग्जाम्पल आपका क्या दिया है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जो श्वसन होता है ना, सांस लेना बाहर निकलना, है ना, ये क्या श्वसन आपका, श्वसन जो होता है वो भी क्या होती है, वो भी आपकी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कैसे होती है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ठीक है, H2O, ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है, ऊष्मा भी बाहर निकलती है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, यानी कि ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। तो इतना समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में, यानी कि इंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। देखो ऊष्माक्षेपी में हमने क्या पढ़ा था कि जो ऊष्मा होती है उसका उत्सर्जन होता है, यानी कि ऊष्मा निकलती है ना, जो उत्पाद बनता है उसके साथ साथ क्या होती है, उसके साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, यानी कि ऊष्मा भी निकलती है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है कि वह अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का शोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, एक तो डिफिनेशन ये हो गई। दूसरी डिफिनेशन अगर आपको लिखनी है तो आप क्या लिखेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पे क्या है, ऊष्मा है, ठीक है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। क्या कह रहा है कि ऐसी अभिक्रिया यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें जो अभिकारक होते हैं उनको तोड़ने के लिए विद्युत की हो गई, ऊष्मा की हो गई, ठीक है, या प्रकाश की हो गई, इनकी आवश्यकता अगर होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। एग्जाम्पल में जैसे हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, ठीक है, यानी कि CaCO3 हमने ले लिया, प्लस जब हम इसको ऊष्मा देंगे, ठीक है, जो कैल्शियम कार्बोनेट हमारा होता है जब हम इसको ऊष्मा देंगे तब ये क्या बनाता है, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, प्लस साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। ठीक है, क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। तो इस अभिक्रिया में क्या हुआ, इस अभिक्रिया में हमें क्या करना पड़ा, ऊष्मा को देना पड़ा। ठीक है, क्या हुआ, ऊष्मा को देना पड़ा, तब जाके ये रिएक्शन हुई है ना, तब जाके क्या हुई है, ये रिएक्शन हुई। यानी कि ये जो अभिकारक है इसको तोड़ने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, ऊष्मा की आवश्यकता पड़ी, या तो ऊष्मा हो गया, प्रकाश हो गया, विद्युत हो गया, अगर इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ती है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, यहां तक डन है। चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो, अब आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि समीकरण, आपके सामने ये समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला जो समीकरण है ये किसका समीकरण, यानी कि H2, ठीक है, क्या दिया, H2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बना लेते हैं जल। ठीक है, और ये जो बनता है, ठीक है, इसमें बताना है कि जो समीकरण दिया है ये किसका समीकरण, पहला दिया संयोजन का, दूसरा दिया वियोजन का, तीसरा दिया अवक्षेप का, और चौथा आपका दिया उदासीनीकरण का। आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। ये जो समीकरण है ये किसका समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, अभी मैंने कितनी बार बताया आपको, कितनी बार बताया, जल्दी से बताओ, आप बताओ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दो पदार्थ हैं। ठीक है, दो पदार्थ क्या करते हैं, आपस में मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। केवल एक ही पदार्थ बन रहा है, इससे ज्यादा तो बन नहीं रहे, है ना। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिल रहे हैं तो सिर्फ जल ही तो बना रहे हैं और कुछ तो बना नहीं रहे हैं। तो अभी हमने पीछे जस्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो संयोजन अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ होते हैं आपस में मिलकर, यानी कि अभिक्रिया कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया होगी, हमारी संयोजन अभिक्रिया होगी, यानी कि राइट आंसर इसका जो होगा A नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की किस अभिक्रिया का उदाहरण है।
जो हमारी शाक सब्जियां होती हैं, ठीक है, उनका विघटित होकर कंपोस्ट बनना, ये कौन सी अभिक्रिया में होता है? पहला आपका दिया है ऊष्माशोषी, दूसरा दिया है ऊष्माक्षेपी, तीसरा आपका दिया है उभयगामी, और चौथा आपका दिया है प्रतिस्थापन। ठीक है, क्या दिया हुआ है? प्रतिस्थापन दिया हुआ है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। जो साग सब्जियां होती हैं जब वो विघटित होकर कंपोस्ट बनती हैं, भाई किसके द्वारा बनती हैं? जब विघटित होकर कंपोस्ट बनती हैं तो कैसे बनती हैं वो, है ना? तो यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सी अभिक्रिया है जिसका ये उदाहरण है। अभी हमने पीछे पढ़ा था ऊष्माक्षेपी क्या होती है। ऊष्माक्षेपी में क्या होता है कि भाई जो ऊर्जा होती है वो बाहर निकलती है। ऊष्माशोषी में हमने क्या पढ़ा था कि जो अभिकारक होता है रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको तोड़ने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्माशोषी बोलते हैं। अब यहाँ पे जो साग सब्जियां हैं ये जब विघटित होकर कंपोस्ट बनेंगी, ठीक है, क्या बनेंगी? विघटित होकर जब ये कंपोस्ट बनेंगी तो ये क्या करेंगी? ऊष्मा का भी उत्सर्जन करेंगी। ठीक है, क्योंकि देखो जब अगर आप लोगों ने देखा होगा आपके घर में, ठीक है, सब्जी आती है या फिर अगर किसी के यहाँ भैंस वैंस है ना, खेत अगर वो लोग जाते हैं वहां से लेकर आते हैं उनके खाने के लिए चारा वगैरह, तो जब वो रखा रहता है आप उसको कुछ देर बाद उठा के देखो तो उसमें से कुछ गरम गरम सा निकलता है ना, उसमें से ऊष्मा निकलती है ना। तो ये जो साग सब्जियां हैं ये जब सड़ती हैं, ठीक है, विघटित होकर कंपोस्ट बनती हैं, तो उसमें से क्या होता है? उसमें से ऊष्मा निकलती है। ठीक है, क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। और ऊष्मा किसमें निकलती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला हमारा दिया हुआ है, ठीक है, दूसरी हमारी अभिक्रिया जो आती है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? संयोजन अभिक्रिया पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ लिया ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब दूसरी अभिक्रिया जो हमारी आती है वो है कौन सी है? वियोजन अभिक्रिया, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, कौन सी है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि वियोजन अभिक्रिया। अब यहाँ पे देखो डिकम्पोजिशन, वियोजन, कुछ समझ आ रहा है इसके नाम से? वियोजन। संयोजन में क्या हुआ था? योग हुआ था। वियोजन में क्या होगा बताओ? अलग होगा। ठीक है, क्या होगा? अलग होगा। आप देखो वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कह रहा है? कि ऐसी अभिक्रिया यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें जो अभिकारक होता है, ठीक है, जिसमें जो एकल अभिकारक होता है वो क्या होता है? वो टूट करके क्या होता है? टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। संयोजन में हमने क्या पढ़ा था? संयोजन में एक या एक से अधिक जो अभिकारक होता है वो जब आपस में अभिक्रिया करता है तो वो क्या करता है? एकल उत्पाद का निर्माण करता है, यानी कि केवल एक ही उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसको हम लोग संयोजन कहते हैं। वियोजन में जस्ट उसका उल्टा होता है ना। वियोजन में क्या होता है कि ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें जो अभिकारक होता है, ठीक है, अभिकारक जो एकल अभिकारक होता है जब उसकी अभिक्रिया होती है, ठीक है, जब अभिक्रिया कराते हैं तो जो उसका उत्पाद होता है वो क्या होता है? वो दो या दो से अधिक उत्पाद, ठीक है, जो अभिकारक है वो टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया करते हैं। यानी कि एक चीज है, ठीक है, एक चीज है उसकी अभिक्रिया हो रही है तो वो क्या होगा? वो टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर लेता है, यानी कि दो या दो से अधिक चीजें बन जाती हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल में आपका दिया हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है? फेरस सल्फेट की वियोजन अभिक्रिया। आपने ले लिया फेरस सल्फेट FeSO4, ठीक है, क्या ले लिया? फेरस सल्फेट लिया। अब इसका जो वियोजन होगा तो ये क्या बनाता है? Fe2O3, ठीक है, क्या बनाता है? Fe2O3 बनाता है प्लस SO2, ठीक है, क्या बनाता है? SO2। फिर क्या बनाता है? SO3, क्या बना लेता है? SO3। यानी कि एकल अभिकारक था, ये जो फेरस सल्फेट था ये क्या था? ये एक एकल अभिकारक था, और ये एकल अभिकारक क्या होता है? दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटता है। देखो यहाँ पे कितना है? एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, है ना। दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? देखो अगला एग्जाम्पल दिया है कैल्शियम कार्बोनेट की वियोजन अभिक्रिया। अब देखो हमने कैल्शियम कार्बोनेट ले ली,
इसका हमने क्या कर दिया, वियोजन अभिक्रिया करवा दिया। यानी कि इसकी जब अभिक्रिया होती है, कैल्शियम जो कार्बोनेट है ये क्या करता है, कैल्शियम ऑक्साइड में बनता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। ठीक है, किसमें टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। जो कैल्शियम कार्बोनेट है जब इसकी वियोजन अभिक्रिया होती है तो ये क्या होता है, ये दो चीजों में टूटता है। किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट में, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यही क्या है, यही हमारी है वियोजन अभिक्रिया। एकल अभिकारक है, ठीक है, एकल अभिकारक जो है वो टूट करके क्या होता है, दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर लेता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, चलो अब देखो ये जो हमारी वियोजन अभिक्रिया होती है ना, ये 3 प्रकार की होती है। हमने वियोजन अभिक्रिया तो पढ़ ली, लेकिन ये जो वियोजन अभिक्रिया होती है ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, पहला आपका होता है ऊष्मीय वियोजन, ठीक है, दूसरा आपका होता है विद्युत वियोजन, तीसरा आपका होता है प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, क्या होता है, प्रकाशीय वियोजन। जो वियोजन अभिक्रिया है वो 3 टाइप की होती है, पहला ऊष्मीय, दूसरा विद्युत और तीसरा आपका प्रकाशीय। अब देखो इन तीनों के नाम से ही आपको पता चल रहा है, ऊष्मीय वियोजन होगा तो उसमें ऊष्मा की आवश्यकता होगी, ठीक है, यानी कि ऊष्मा के द्वारा वियोजन होगा। अगर विद्युत वियोजन की बात करें तो इसमें क्या होगा, विद्युत के द्वारा वियोजन होगा, यानी कि विद्युत के द्वारा इसको तोड़ना पड़ेगा। प्रकाशीय वियोजन की बात करें तो इसमें क्या होगा कि जो भी अभिकारक है उसको तोड़ने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होगी। ठीक है, किसकी आवश्यकता होगी, प्रकाश की। अब इन तीनों को हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं ऊष्मीय वियोजन को। ठीक है, किसको देखते हैं, ऊष्मीय वियोजन को। ऊष्मीय वियोजन क्या होता है कि जब किसी पदार्थ की वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं, है ना, उसके नाम से ही पता चल रहा है भाई, ऊष्मीय वियोजन। ऐसी अभिक्रिया, ठीक है, जिसको वियोजित करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, यानी कि जब तक ऊष्मा उसको नहीं देंगे तब तक वो टूटेगी नहीं, है ना। तो ऐसी अभिक्रिया जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग ऊष्मीय वियोजन बोल देंगे। जैसे एग्जाम्पल में आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आपने कार्बन डाइऑक्साइड ली और इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने ऊष्मीय वियोजन किया। ठीक है, क्या किया, इसमें ऊष्मीय वियोजन यानी कि इसको ऊष्मा दिया, ठीक है, हीट दिया। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को हीट देंगे तो ये क्या बनेगी, कार्बन और ऑक्सीजन, यानी कार्बन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ठीक है, यानी कि वियोजित हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको ऊष्मा देने पर, जब उसका ऊष्मीय वियोजन कराएंगे, ठीक है, ऊष्मा देकर, तब ये क्या होगा, ये कार्बन में और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो यही क्या है, यही हमारी ऊष्मीय वियोजन है। अब हम लोग बात करते हैं विद्युत वियोजन की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, विद्युत वियोजन की बात करते हैं। तो विद्युत वियोजन क्या होता है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें यौगिक को विद्युत द्वारा वियोजित कराया जाता है तो उसे विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ऊष्मीय वियोजन में, है ना, ऊष्मीय वियोजन में हमने क्या पढ़ा था कि ऊष्मा के द्वारा जब उसको वियोजित किया जाता है तो ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। इसी तरह जब रासायनिक अभिक्रिया में जो यौगिक होते हैं उनको विद्युत के द्वारा वियोजित किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग विद्युत वियोजन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, यहाँ पे हमने लिया जल। ठीक है, हमने क्या ले लिया, जल ले लिया और इसमें हमने क्या कर दिया, विद्युत धारा हमने प्रवाहित की। ठीक है, हमने क्या किया, जल ले लिया और हमने इसमें क्या किया, विद्युत धारा को प्रवाहित कर दिया। तो ये किसमें टूटता है, ये हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। जो हमारा जल है, जब जल में हम लोग ऊष्मीय मतलब विद्युत देंगे, उसको ऊष्मीय वियोजन उसका करवाएंगे तो ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा। तो यही क्या है, यही हमारी विद्युत वियोजन अभिक्रिया हो गई। अगले अगर हम लोग वियोजन की बात करें तो अगला वियोजन जो हमारा है वो है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, जो 3rd नंबर हमारा होता है, जो 3rd नंबर टाइप्स होता है वियोजन का, वो क्या है, वो है हमारा प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। अब देखो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया क्या होती है कि जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उसको हम लोग प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब वियोजन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश यानी कि सनलाइट, ठीक है, किसके द्वारा, सनलाइट के द्वारा, सनलाइट की उपस्थिति में होती है। ठीक है, क्या होती है, सनलाइट की उपस्थिति में होती है, तब हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने ले लिया AgCl2 यानी कि सिल्वर क्लोराइड ले लिया
सिल्वर क्लोराइड ले लिया तो इसका जब प्रकाशीय वियोजन होगा तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा Ag, यानी कि सिल्वर प्लस क्लोरीन। ठीक है, क्या होगा, सिल्वर और क्लोरीन में वियोजित हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रकाशीय वियोजन, है ना। जैसे फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा बायो में, है ना। जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं, किसकी सहायता से बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, है ना, जल हो गया, प्लस आपकी सनलाइट हो गई, प्लस आपका क्लोरोफिल हो गया। इन सब चीजों के हेल्प से क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है, जल भी बनाते हैं और ऑक्सीजन भी बनाते हैं, है ना। तो हमें पता चल गया कि ये प्रकाशीय वियोजन क्या होता है, कि ऐसी जो अभिक्रिया है जिसको वियोजन मतलब वियोजन जो अभिक्रिया होती है उसमें किसकी आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है जो अभिक्रिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, चलो सॉरी, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे फिर आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि समीकरण, ठीक है, आपके सामने ये समीकरण लिखा हुआ है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है जी, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये क्या होता है, ये टूट कर किसमें टूटता है, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, किस प्रकार का समीकरण है। अब यहाँ पे बताना है कि ये जो समीकरण दिया है ये किस प्रकार का समीकरण है। पहला आपका दिया है वियोजन, दूसरा संयोजन, तीसरा उभयगामी और चौथा आपका प्रतिस्थापन। ठीक है, क्या दिया है, प्रतिस्थापन। अभी जस्ट मैंने पीछे आपको पढ़ाया था कि ये जो CO3 है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट जो है CaCO3 है, इसको क्या करना होता है, इसको ऊष्मा देने पर, जब हम इसको ऊष्मा देते हैं तब ये क्या होता है, दो, ठीक है, ये क्या होता है, तब ये टूटता है, किसमें टूटता है, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड में और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है, यानी कि ये टूट रहा है, क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो होगा A नंबर, यानी कि ये जो समीकरण है ये किसका समीकरण है, ये वियोजन का समीकरण है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो रहा है, वियोजित हो रहा है, टूट रहा है। ठीक है, और ये जो वियोजन होता है, टूटता है, ये किसमें होता है, वियोजन अभिक्रिया में ही तो होता है। चलो अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है, ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जो ऊष्मा के द्वारा वियोजन की अभिक्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है। ठीक है, पहला दिया तापीय वियोजन, दूसरा आपका दिया ऊष्मीय वियोजन, तीसरा आपका दिया है आणविक वियोजन और चौथा आपका दिया है इनमें से कोई नहीं। अभी जस्ट मैंने पीछे आपको बताया था कि ये जो ऊष्मा के द्वारा वियोजन की अभिक्रिया होती है वो किसमें होती है भाई, ऊष्मीय वियोजन में ही तो होती है। यहाँ पे देखो ना, ये ऊष्मा लिखा तो हुआ है यहाँ पे, और कहीं पे दिख रहा है आपको ऊष्मा, नहीं दिख रहा ना, B नंबर पे दिख रहा है ऊष्मीय वियोजन। भाई ऊष्मा से ही पता लगा लो ना कि ऊष्मा के द्वारा जो वियोजन की अभिक्रिया होती है वो किसमें होती है, वो वियोजन अभिक्रिया सॉरी ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया में होती है। ठीक है, राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, हमारा B नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे आपके सामने कुछ तस्वीरें दी हुई हैं जिससे आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। पहले ये दोनों थे, ठीक है, क्या थे, A प्लस B, ठीक है, A प्लस B थे। अब ये क्या होता है, क्या होता है, तो चलिए भाई अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे भाई, क्या पढ़ेंगे हमने। ठीक है, पीछे तो जो हमने पढ़ा है वो तो हमें याद ही है। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं और प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है कि पता चले आपके एग्जाम में प्रतिस्थापन पूछ रहा है, अब आप वहां पे कंफ्यूज हो गए कि यार ये कौन सी नई अभिक्रिया आ गई, इसको तो हम लोग पढ़े ही नहीं है ना। तो इसलिए इसके दोनों नाम आपको याद रखना है। तो जो हमारी विस्थापन अभिक्रिया होती है, ये क्या होती है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु, ठीक है, अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कह रहा है, नहीं समझ आया, फिर से देखो, यहाँ भी कह रहा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, क्या कह रहा है
कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के स्थान पर, ठीक है, किसी अणु के यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु के स्थान पर, ठीक है, स्थान पर अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा क्या आता है, परमाणु अथवा समूह आ जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, मान लो कोई यौगिक है, उसका जो अणु है उसके परमाणु के स्थान पर, ठीक है, कोई दूसरा परमाणु या समूह आ जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल से यहाँ पे समझेंगे, जैसे हमारे पास है क्या है, Fe है, ठीक है, Fe मतलब आयरन है और प्लस हमारे पास क्या है, CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट है। आप देखो ऐसे समझते हैं। अच्छा, इसको समझने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग ये पढ़ लेते हैं। अरे ये हमारी होती है सक्रियता श्रेणी, ठीक है, ये क्या है, ये हमारी सक्रियता श्रेणी। यहां से आपको समझ आएगा कि कैसे वो विस्थापित करता है। देखो, जो हमारी सक्रियता श्रेणी होती है उसमें सबसे पहले हमारा पोटेशियम आता है, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, क्या है, ये आपको सक्रियता श्रेणी जो है ये आपको याद होनी चाहिए। पहले आपकी हो गई सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर आता है, क्या आता है आपका, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, फिर कैल्शियम हो गया, फिर मैग्नीशियम हो गया, फिर एल्यूमिनियम हो गया, फिर आपका जिंक हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, लेड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, फिर आपका कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया और आपका हो गया गोल्ड। ठीक है, क्या हो गया, गोल्ड। सबसे लास्ट में क्या है, गोल्ड। आप देखो, ये जो सक्रियता श्रेणी होती है ना, इसमें ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है, इसके ऊपर जितने भी तत्व रहते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी तत्व रहते हैं वो क्या होते हैं, वो सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं। यानी कि जो टॉप पर होगा, ठीक है, टॉप पर कौन सा आपका, पोटेशियम है। ठीक है, क्या है, पोटेशियम। तो जो आपका पोटेशियम होता है वो सबसे ज्यादा अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, क्या होता है, सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, आपका पोटेशियम है। फिर पोटेशियम के बाद आपका सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, ठीक है, आपका आयरन है और लेड है। और ये जो सक्रियता श्रेणी है, ये जैसे ही नीचे की ओर आती है, ठीक है, टॉप से जैसे ही नीचे की ओर आती है, इसकी जो सक्रियता होती है वो घटती जाती है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होता है, यानी कि सक्रियता श्रेणी जो होती है, इसमें सबसे अधिक सक्रिय कौन होता है, आपका पोटेशियम होता है। और सबसे कम सक्रिय कौन होता है, आपका गोल्ड होता है। ठीक है, क्या होता है, गोल्ड होता है। अब देखो, यहाँ पे यही चीज कह रहा है, जब किसी यौगिक के जो अणु होते हैं उनके परमाणु के बीच में अगर कोई समूह आ जाता है या फिर दूसरा परमाणु आ जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमारा Fe है, ठीक है, क्या है, हमारा Fe है और CuSO4 है, कॉपर सल्फेट है। अब देखो, ये जो CuSO4 है यानी कॉपर है और सल्फेट, कॉपर सल्फेट है, ये दोनों क्या है, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और इनको ऐसा लगता है ना कि कोई भी हमारी दोस्ती को तोड़ नहीं सकता है ना। अब वहीं पे एक बंदा होता है, ये Fe, ठीक है, ये क्या होता है, ये Fe होता है। ये सब कुछ देखता रहता है कि चल मैं देखता हूं कि कैसे तुम लोगों की जो फ्रेंडशिप है वो टूटती नहीं है। तो ये क्या करता है, ये कॉपर को, ठीक है, ये कॉपर से लड़ाई करके कॉपर को हटा देता है, ये यहाँ, ठीक है, कि तो भाई बाहर जा, अब मैं क्या करूंगा, मैं इस सल्फेट के साथ क्या करूंगा, फ्रेंडशिप करूंगा। ठीक है, क्या करूंगा, फ्रेंडशिप करूंगा, है ना। इन दोनों को ये था कि हमारी जो फ्रेंडशिप है वो कभी नहीं टूटने वाली है। लेकिन वहीं पे ये जो आयरन है ये सब सुन रहा था। अब ये कह रहा था कि मैं देखता हूं, ठीक है, कि तुम दोनों की दोस्ती कैसे चलती है। तो ये आता है और ये सल्फेट के साथ क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है और ये जो कॉपर है, ठीक है, जो कॉपर है इसको मार के भगा देता है, दूर कर देता है। ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट बना लेता है। अब देखो, ये सक्रियता श्रेणी हमने यहाँ पे पढ़ी थी, है ना। हमारा जो Fe है वो क्या है, ज्यादा सक्रिय है, किससे सक्रिय है, ज्यादा कॉपर से। ठीक है भाई, देखो ये कॉपर यहाँ पे है ना, हाइड्रोजन के नीचे है, तो जैसे जैसे इसकी संख्या बढ़ती है, ठीक है, ऊपर से जैसे ये नीचे की ओर आते हैं वैसे इनकी सक्रियता जो होती है वो भी घटती जाती है ना। तो हमारा जो आयरन है, ठीक है, ये क्या है, ये अधिक क्रियाशील है, किससे, हमारे कॉपर से। इसलिए ये क्या करता है, उसको विस्थापित कर देता है, ठीक है, उसको हटा देता है और उसकी जगह पे खुद आ जाता है ना। यही चीज यहाँ पे भी दी हुई है कि जो आयरन है ये क्या करता है, ये आयरन जाके सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है, बना लेता है आयरन सल्फेट। ठीक है, और ये जो कॉपर है इसको क्या कर देता है, विस्थापित मतलब बाहर कर देता है, लड़ाई करके उसको भगा देता है बाहर।
ठीक है, समझ आया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, तो उसी को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहां तक डन है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये सक्रियता श्रेणी आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तभी इस विस्थापन अभिक्रिया को आप सही से समझ पाओगे और कर पाओगे। ठीक है, मान लो अगर आपके एग्जाम में पूछ रहा है ना वहां पे जो विस्थापन अभिक्रिया होती है, या तो फिर वहां पे समीकरण आपसे दे दिया जाएगा, आपसे पूछेगा ही कौन सा ये जो समीकरण दिया है कौन सा समीकरण, यानी कि किस अभिक्रिया का उदाहरण है ना, तो वहां पे आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें। चलो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं चौथी जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है वो कौन सी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। पीछे हमने क्या पढ़ा था, विस्थापन अभिक्रिया, लेकिन अब हमारी जो चौथी नंबर अभिक्रिया है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, देखो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के आयनों का विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सीधी सी बात, क्या कह रहा है कि ऐसी जो रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें जो उसके यौगिक होते हैं, ठीक है, यौगिक के जो आयन होते हैं, आयनों का क्या होता है, विनिमय होता है। ठीक है, आयनों का क्या होता है, विनिमय होता है, यानी कि बदलते हैं। ठीक है, क्या होता है, बदलते हैं, बदलना। ठीक है, मान लो देखो विनिमय का मतलब क्या होता है, चेंज करना। ठीक है, बदलना, आयनों का विनिमय, आयनों की अदला बदली। ठीक है, जहां पे आयनों की अदला बदली होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि यह अभिक्रिया यौगिकों के विलयनों के मध्य होती है। अब ये जो अभिक्रिया होती है ये किसके मध्य होती है, ये यौगिक के जो विलयन होते हैं उनके मध्य में होती है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ आपका दिया हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, क्या दिया है, बेरियम क्लोराइड दिया है प्लस सोडियम सल्फेट दिया है। देखो यहाँ पे Na2 होगा। ठीक है, क्या होगा, Na2 होगा। बेरियम क्लोराइड दिया है और हमारा दिया है सोडियम सल्फेट। ये दोनों क्या करते हैं, आपस में आयनों का विनिमय करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, आपस में आयनों का विनिमय, यानी कि आयनों की अदला बदली करते हैं। अब कैसे करते हैं, देखो ये जो हमारा बेरियम होता है प्लस आयन होता है इसमें। ठीक है, क्या होता है, इसमें प्लस आयन होता है। क्लोरीन हमारा क्या होता है, इसमें माइनस आयन होता है। ये जो बेरियम होता है इसमें 2 प्लस आयन होता है, जो क्लोरीन होता है इसमें 1 माइनस आयन होता है। ठीक, अब वहीं पे अगर हम लोग सोडियम की बात करें तो सोडियम जो होता है उसमें प्लस आयन होता है और ये जो सल्फेट होता है इसमें 2 माइनस आयन होता है। ठीक, तो आप देखो अब ये आयनों की अदला बदली कैसे करेंगे, ये जो प्लस वाला होता है ये किसके साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि आयनों की अदला बदली किसके साथ करता है, माइनस वाले के साथ। ठीक है, किसके साथ करेगा, माइनस वाले के साथ, यानी कि ये जो बेरियम है, ठीक है, ये जो बेरियम है इसमें 2 प्लस आयन है, ये क्या करेगा, ये जाएगा सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा। ठीक है, यानी कि सोडियम बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ क्या करेगा, अपने आयनों का विनिमय करेगा। तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा बेरियम सल्फेट। क्योंकि देखो इसमें जो बेरियम है इसमें 2 प्लस आयन है और जो सल्फेट है इसमें 2 माइनस आयन है। जब दोनों बराबर हैं तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा बेरियम सल्फेट। ठीक है, क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा। अब हमारे पास क्या बचता है, Na बचता है और हमारा Cl बचता है, यानी कि सोडियम बचता है और हमारा क्लोराइड बचता है। तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा आपका NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जिसको हम लोग नमक बोलते हैं, जिसको आप लोग है ना जले में नमक जो छिड़कते हो ना, वही वाला नमक है। ठीक है, क्या बना लेता है आपका, सोडियम क्लोराइड बना लेता है। समझ आया, फिर से एक बार देखते हैं, अगर नहीं आया है तो फिर से देख लेते हैं, है ना, कहीं की जल्दी नहीं है। चलो देखो ये जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है इसमें क्या होता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जो यौगिक होते हैं उनके आयन जो होते हैं उनके बीच में क्या होती है, अदला बदली होती है। ठीक है, क्या होती है, अदला बदली होती है। और ये जो अदला बदली होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब ये जो अभिक्रिया होती है आयनों की अदला बदली वाली, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में यहाँ पे जैसे हमने समझ लिया कि हमारा बेरियम क्लोराइड था और हमारा सोडियम सल्फेट था। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, आयनों का विनिमय होगा, यानी कि आयन जो है उनकी अदला बदली होगी। ठीक है, बेरियम है इसमें 2 प्लस आयन होता है, सोडियम क्लोरीन जो होता है उसमें 1 माइनस आयन होता है, सोडियम जो होता है उसमें प्लस आयन होता है, यानी कि 1 प्लस आयन होता है,
और ये जो सल्फेट होता है इसमें -2 आयन होता है, ठीक है, क्या होता है, -2 आयन होता है। अब ये क्या करेगा, अपने आयनों की अदला बदली करेगा। ये जो बेरियम है ये किसके साथ जाएगा, सोडियम सॉरी सल्फेट के साथ जाएगा, तो ये बना लेगा बेरियम सल्फेट, ठीक है। और ये Na जो है यानी कि सोडियम है, ये किसके साथ अभिक्रिया करेगा, किसके साथ आयनों का अदला बदली करेगा, क्लोरीन के साथ, तो ये बना लेगा NaCl, ठीक है, क्या बना लेगा, NaCl। यही हमारी क्या होती है, यही हमारी होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब अपन लोग आगे देखते हैं, ठीक है, आगे क्या दिया है, आगे क्या दिया है, आगे दिया है आपका उपचयन अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, क्या दिया है, उपचयन अभिक्रिया, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसी को हम लोग, ये जो उपचयन अभिक्रिया होती है ना, इसको हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं, ठीक। यानी कि इसके आपको दोनों नाम याद रखने, उपचयन भी याद रखना है और ऑक्सीकरण भी याद रखना है। देखते हैं यहाँ पे कि जो हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है ये क्या होती है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि, ठीक है, ऑक्सीजन की क्या होगी, वृद्धि होगी यानी कि अधिकता होगी, और ये जो हाइड्रोजन है उसका क्या होगा, उसका त्याग होगा यानी कि हाइड्रोजन की कमी होगी। देखो इसके नाम से ही समझ आ रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, है ना, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, यानी कि जो ऑक्सीजन है उसका क्या होगा, उसकी अधिकता होगी यानी कि ऑक्सीजन उसमें जुड़ेंगे, ठीक है, क्या होंगे, ऑक्सीजन की उसमें वृद्धि होगी, ऑक्सीजन की उसमें अधिकता होगी, किसमें, जो हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। और जो हाइड्रोजन होते हैं उनकी क्या होती है, उनकी कमी होती है यानी कि उनका त्याग होता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी कि उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपका दिया है 2Mg, ठीक है, क्या दिया है, 2Mg प्लस O2 यानी कि मैग्नीशियम दिया है आपका, और आपका दिया है, क्या दिया, ऑक्सीजन। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, MgO, क्या बनाते हैं, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुई, ऑक्सीजन की क्या हुई, वृद्धि हुई, ठीक है, क्या हुई, ऑक्सीजन की क्या हुई, वृद्धि हुई। वृद्धि होती है तो क्या होता है, हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है यानी कि उपचयन अभिक्रिया होती है, ठीक है, डन है। चलो अगला देखते हैं, अगला हम लोग देखते हैं अपचयन अभिक्रिया यानी कि रिडक्शन रिएक्शन देखते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसमें हमने पढ़ा कि जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, अधिकता होती है, और हाइड्रोजन का क्या होता है, त्याग होता है। अगर एक आपको याद हो गई, ठीक है, मान लो आपने ऑक्सीकरण आपने याद कर ली यानी कि उपचयन अगर आपने याद कर ली, तो आपका जो अपचयन अभिक्रिया है वो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। जस्ट उसका उल्टा होता है, यहाँ भी क्या होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है ना, क्या होती है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। यानी कि हमने उपचयन में पढ़ा था, उपचयन में क्या पढ़ा था, ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि होती है, लेकिन यहाँ पे अपचयन में क्या होता है, अपचयन में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। जस्ट उल्टा है ना उसका, देखो जस्ट उल्टा है, हाइड्रोजन की क्या होगी, यहाँ पे वृद्धि होगी, और ये जो ऑक्सीजन होगा इसका क्या होगा, इसका त्याग होगा यानी कि ऑक्सीजन की कमी होगी, किसमें, हमारे अपचयन यानी कि रिडक्शन अभिक्रिया में, तो उसे हम लोग अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन की अधिकता होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है, उसको हम लोग अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपका दिया है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, क्या दिया है, कॉपर ऑक्साइड दिया है प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन दिया है। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो ये क्या बनाता है, कॉपर बनाता है प्लस H2O बनाता है, ठीक है, क्या बनाता है, H2O बनाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसका क्या हुआ, उसकी वृद्धि हुई, ठीक है, हाइड्रोजन की क्या हुई, हाइड्रोजन की वृद्धि हुई, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है, यहाँ पे अपचयन क्रिया हो रही है यानी कि रिडक्शन की अभिक्रिया हो रही है। चलो अब आगे देखते हैं, अगला हमारा जो अभिक्रिया है, अगली जो अभिक्रिया है वो क्या दी है, वो है रिडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, क्या है, रिडॉक्स अभिक्रिया यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखो ये रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें एक ऐसी क्रिया होती है, अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण और, ठीक है, अपचयन यानी कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया जिसमें साथ साथ होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग रिडक्शन या सॉरी रिडॉक्स अभिक्रिया यानी कि जिसको हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखो जिस रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, यानी कि ऑक्सीडेशन
और रिडक्शन जिसमें साथ साथ होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में आपका दिया है Cu आपका हो गया और आपका H2O हो गया, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या करेंगे, ये बनाएगा कॉपर और आपका बनाएगा जल। यहाँ पे देखो दोनों साथ साथ हो रहा है, ठीक है, अपचयन भी हो रहा है और आपका उपचयन भी हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है और आपका उपचयन, दोनों अभिक्रिया हो रही है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे सॉरी रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, यहां तक समझ आया। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है उसका ये देखो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे हमने लिया Fe, ठीक है, हमने क्या लिया, Fe ले लिया, Fe प्लस O2 यानी कि आयरन लिया और ऑक्सीजन लिया, इन दोनों की आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या बनाता है, Fe2O3। ठीक है, क्या बनाता है, Fe2O3 बनाता है। तो ये जो O है, ठीक है, जो ऑक्सीजन है, इसका क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, रिडक्शन यानी कि अपचयन हो रहा है। और ये जो Fe है, ठीक है, क्या है, ये हमारा जो Fe है इसका क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि इसका उपचयन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका, हमारे Fe का। ठीक है, तो इसलिए इसको, ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ये किसका है, ये आपका रेडॉक्स अभिक्रिया का है। वहीं पे अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखें तो दूसरा आपका दिया है Fe2O3। ठीक है, क्या दिया, Fe2O3 प्लस आपका CO। ठीक है, ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाता है, Fe बनाता है और CO2 बनाता है। तो यहाँ पे देखो ये जो Fe है इसका क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, Fe का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और ये जो O2 है, CO है, ठीक है, CO है, इसका क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि अपचयन हो रहा है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि ऑक्सीकरण और हमारा अपचयन दोनों साथ साथ हो रहा है। ठीक है, जिसमें साथ साथ होगा उसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। अब आगे देखते हैं। अब हमारा आता है संक्षारण। ठीक है, क्या आता है, हमारा आता है संक्षारण, यानी कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव। उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण, जो अभिक्रिया होती है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, ठीक है, उसका क्या है, यहाँ पे देखते हैं कि दैनिक जीवन में उसका क्या प्रभाव होता है। पहला आपका दिया संक्षारण। ठीक है, संक्षारण, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यह संक्षारण क्या होता है। संक्षारण क्या होता है कि जब कोई धातु, ठीक है, जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल, ठीक है, आदि के संपर्क में आती है, जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है। ठीक है, वही क्या होता है, वही हमारा संक्षारण होता है। ठीक है, क्या होता है, वही हमारा संक्षारण होता है। जैसे एक एग्जांपल से समझो, आप सब लोगों के घरों में है ना क्या आती है, चांदी, चांदी की चैन पट्टी हो गई है ना, जो पैर में पहनते हैं, अंगूठी हो गई, ये सारी चीजें जब अपन लोग नया नया लेके आते हैं ना तो बहुत ज्यादा चमकती रहती हैं। लोहे का कोई सामान लेके आते हैं तब भी वो जब मतलब स्टार्टिंग में उसको लेके आते हैं नया नया, तो वो क्या रहता है ना, देखने में बहुत सुंदर सुंदर रहता है। फिर वो कुछ दिन तक अगर रखा रहता है, किसकी, अगर वहां पे ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है या आर्द्रता यानी कि नमी है, और फिर या तो अम्ल यानी कि एसिड की जब वो संपर्क में आता है तो उसकी जो ऊपरी परत होती है वो कमजोर होने लगती है ना। जैसे लोहे का जो सामान होता है उसमें जंग लग जाता है, जंग लग जाता है, पता है जंग लग जाता है ना, कोई चीज रखी है लोहे की है, उसमें क्या होगा, जंग लग जाएगा, जंग लगेगा तो धीरे धीरे वो कम हो जाएगी, है ना, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी वो। तो ये संक्षारण का मतलब क्या होता है, वही जंग लगना है। ठीक है, क्या होता है, जंग लगना। तो संक्षारण क्या होता है कि जब कोई धातु जब ऑक्सीजन के संपर्क में आती है या फिर नमी के संपर्क में आती है या फिर अम्ल के संपर्क में अगर वो आती है तो वो क्या होती है, उसकी जो ऊपरी परत होती है वो कमजोर हो जाती है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण यानी कि जंग लगना बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देखो, एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोहे की वस्तुओं में जंग लगना। जो लोहे की वस्तुएं होती है जैसे कील हो गया, है ना, लोहे का जितना भी सामान है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें जंग लग जाता है। ठीक है, चांदी के ऊपर काली परत जमना। चांदी जो होती है, जिसकी अंगूठी आप लोग पहनते हो, पैर में पहनते हो, उनमें जब स्टार्टिंग में आपके लेके आते हो तो बढ़िया वो चमक रही होती है, धीरे धीरे वही क्या हो जाती है, उसके ऊपर एक, ठीक है, ब्राउन कलर, ग्रीनिश कलर की उसमें क्या होती है, परत जम जाती है ना। तो उसमें क्या होता है, काली
कभी कभी काली काली जो परत चढ़ जाती है ना, वही वो किसके कारण होता है? संक्षारण। ठीक है, क्या होता है? संक्षारण। चांदी के ऊपर काली परत जमना हो गया, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना। तांबे के बर्तन है जब वो रखे रहते हैं ना, अगर नमी में रखे हैं या फिर उसमें कोई एसिड पड़ गया तो उसका जो ऊपरी परत होता है उसमें क्या होता है? ग्रीनिश कलर की एक परत चढ़ जाती है। ठीक है, तो यही क्या है? यही हमारा संक्षारण है। यहाँ पे देखो ये लोहे का है। ठीक है, ये क्या है? ये लोहे का सामान यहाँ पे रखा है, चैन टाइप का है ना। इसमें क्या है? ये देखो संक्षारण। ऊपर ऊपर क्या होता है? इसके ऊपर जंग लग रहा है ना। और वहीं पे देखो ये चांदी की चूड़ियां हैं। ये चांदी की चूड़ियां हैं तो इनमें क्या है? ऊपर इनकी जो परत है वो क्या कैसी हो जाती है? काली काली सी हो जाती है ना। यहाँ पे देखो दिख रहा होगा। तो यही क्या होता है? यही हमारा संक्षारण होता है। ठीक है, यहां तक डन है। चलो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं विकृत गंधिता। ठीक है, क्या देखते हैं? विकृत गंधिता देखते हैं। हमने संक्षारण पर लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे विकृत गंधिता के बारे में। विकृत गंधिता क्या होता है कि वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं? उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। यह मुख्य रूप से हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ वसा की रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण होता है। ठीक है, क्या होता है? रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण होता है। जैसे कोई खाने की चीज है, ठीक है, आप मान लो चिप्स ले लो। आप लोग बहुत खाते हो ना, एक चिप्स लेकर आओ, थोड़ा सा खा लो, उसको ऐसे खुला रख दो। जब वो वायु के संपर्क में आएगा तो क्या हो जाता है? यानी कि हवा के संपर्क में जब आता है वो, तो क्या हो जाता है? एकदम से नम हो जाता है ना। क्या हो जाता है? नम हो जाता है। यानी कि उसमें जो रासायनिक जो प्रतिक्रिया हो जाती है ऑक्सीजन के साथ, हवा के साथ, तब वो क्या हो जाता है? वो नम हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। यानी कि जो वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री होती है, जब वो वायु के संपर्क में आने पर क्या होती है? उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनका जो स्वाद होता है ना, उसमें परिवर्तन हो जाता है। और उनकी जो स्मेल होती है, गंध होती है, उसमें भी क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। यह मुख्य रूप से हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ वसा की रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण होता है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था ना आपको कि आप चिप्स ले लो या नमकीन ले लो, है ना, कोई भी खाने की सामग्री ले लो, उसको आप ऐसे खुला छोड़ दो। ठीक है, उसको पैक करके नहीं रखो, इसको ऐसे खुला छोड़ दो, तो उसका जो खाने का टेस्ट होता है वो भी चेंज हो जाता है ना, उसकी जो स्मेल होती है वो भी चेंज हो जाती है। किसके कारण होती है? विकृत जो ये क्रिया होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता बोलते हैं, जिसमें खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी आप लोगों ने पढ़ा है। क्या पढ़ा था? कि ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया होती है उसमें जो ऑक्सीजन होता है उसकी वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की क्या होती है? कमी होती है ना। तो यहाँ पे क्या होता है? जो खाद्य पदार्थ आपके होते हैं उसमें ऑक्सीकरण हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल में क्या दिया है? चिप्स हो गया, नमकीन हो गया, समोसे हो गए, पकौड़े हो गए आदि जैसे तले हुए खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक रखने पर उनका स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? चिप्स हो गया आपका, नमकीन हो गया, समोसे हो गए, जितनी भी ऑयली चीजें हैं, जितने भी आपकी खाद्य सामग्री हैं, उनको जब आप खुला छोड़ते हैं तो उनका जो खाने का टेस्ट होता है, यानी कि खाने का स्वाद होता है, ठीक है, गंध, उनकी जो स्मेल होती है, उनमें क्या होता है? उनमें चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि चेंज हो जाता है स्वाद में और उनके गंध में क्या होता है? चेंज हो जाता है। इसलिए जितने भी आपके पैकेट में ये जो चिप्स वगैरह आते हैं ना, इनमें एक नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ठीक है, कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जिसके कारण ये जो चिप्स वगैरह आपके रहते हैं ना, बढ़िया खाने में कुरकुरे लगते हैं, है ना, नाइट्रोजन के कारण ही वो आपको कुरकुरे लगते हैं। नाइट्रोजन रहती है, पैक रहते हैं, तो उनमें जो ऑक्सीजन होता है वो जा नहीं पाता, अभिक्रिया कर नहीं पाता और वो नम हो नहीं पाता है ना। इसीलिए आप लोग जब खाते हैं तो आपको बढ़िया उसका टेस्ट आता है, बस खाते रह जाए। समझ आया? यहां तक डन है। चलो अब आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि विकृत गंधिता के कारण क्या क्या हो सकते हैं। ये जो विकृत गंधिता होता है इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? पहला आपका तो है ऑक्सीजन। ठीक है, पहला क्या है? पहला है आपका ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन क्या है कि हवा में मौजूद ऑक्सीजन वसा अणुओं से प्रतिक्रिया करती है। ऑक्सीजन, पहला कारण क्या है आपका? ऑक्सीजन। किसका? विकृत गंधिता का। विकृत गंधिता का जो पहला कारण है वो है ऑक्सीजन। जो ये हवा होती है यानी कि वायु होती है, उसमें ये जो ऑक्सीजन होती है ये क्या करती है?
वसा के अणुओं के साथ क्या कर लेती है, प्रतिक्रिया कर लेती है। ठीक है, क्या कर लेती है, प्रतिक्रिया कर लेती है। दूसरा कारण आपका है प्रकाश। ठीक है, क्या है आपका दूसरा कारण है प्रकाश। सूर्य का प्रकाश इस प्रक्रिया को तेज कर सकता है। ये जो सनलाइट होती है, ये जो विकृत गंधिता की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, ये जो सूर्य का प्रकाश है, सनलाइट है, ये क्या कर देता है, इसको तेज भी कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, तेज कर सकता है। यानी कि दूसरा कारण आपका प्रकाश हो गया। तीसरा आपका ताप यानी कि टेम्परेचर। उच्च तापमान संचारण को बढ़ावा देता है। ठीक है, क्या करता है, उच्च ताप जो होता है वो विकृत गंधिता या संचारण को क्या करता है, बढ़ावा देता है। डन है। चलो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि विकृत गंधिता को रोकने के उपाय। हमने विकृत गंधिता पढ़ ली कि क्या होता है, हमने उसके कारण पढ़ लिया। अब यहाँ पे हम लोग ये भी पढ़ लेते हैं कि इसके रोकने के उपाय क्या क्या होते हैं। ठीक है, पहला आपका दिया प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके। प्रतिऑक्सीकारक जैसे कोई भी खाने की चीज है, आप लोग देखते होंगे ना कि जब भी घर में कोई खाने की चीज आती है, नमकीन हो गया है ना, सोन पापड़ी हो गई, कुछ भी हो गया खाने का, तो उसको मम्मियाँ लोग क्या करती हैं, बढ़िया डिब्बे में टाइट से बंद करके रखती हैं, उसमें पन्नी वन्नी लगा के, है ना, एकदम से टाइट रहे, उसमें कुछ जा नहीं सके, ये जो ऑक्सीजन है वो जा नहीं सके, फिर ऑक्सीजन जाके उसमें प्रतिक्रिया नहीं कर सके, जिससे वो नम ना हो सके और उसके खाने के टेस्ट में कोई भी चेंजेस ना आए। ठीक है, उसकी स्मेल में कोई चेंजेस ना आए, है ना। मम्मियाँ लोग बहुत बुद्धिमान होती हैं इसीलिए। तो क्या करते हैं, विकृत गंधिता को रोकने के लिए प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करते हैं। ठीक है, करके हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, रोकने के उपाय जो है, मतलब इसको रोक सकते हैं। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, जो कंटेनर होते हैं, एयरटाइट कंटेनर जो होते हैं, उनमें हम अगर अपनी खाद्य सामग्री को रखते हैं तो उससे भी हमें क्या होता है, विकृत गंधिता को हम रोक सकते हैं। तीसरा आपका दिया वायु के स्थान पे नाइट्रोजन गैस द्वारा। जैसे पीछे मैंने बताया था कि जो हमारे खाने के चिप्स आते हैं उसमें क्या भरी होती है, उसमें नाइट्रोजन गैस ही भरी होती है। ठीक है, जिसके कारण ही वो बढ़िया टाइट टाइट रहते हैं, कुरकुरे कुरकुरे रहते हैं। ठीक, चलो अब देखो, अब आपके सामने एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। अभी मैंने पीछे आपको चिल्ला चिल्ला के 2-3 बार बताया था, ठीक है, कि अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसमें अगर ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है तो कौन सी अभिक्रिया होगी, जल्दी बताओ। पहला नंबर आपका दिया है उपचयन, दूसरा दिया है अपचयन, तीसरा संक्षारण और चौथा आपका दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चौथा क्या दिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका, बी नंबर, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी होती है, उसको हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और अगर यहीं पे ऑक्सीजन की अधिकता दी होती तब क्या होता है, वहां पे उपचयन हो जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन दिया है वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है। यहाँ पे क्या पूछा है कि जो वायुरोधी बर्तन होते हैं उसमें जो खाद्य सामग्री को अगर हम लोग रखते हैं तो ये जो उपचयन की अभिक्रिया होती है ये क्या हो जाती है, तो उपचयन की अभिक्रिया क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। यानी कि राइट आंसर इसका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला दिया है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। भाई जो श्वसन होती है वो कैसी रासायनिक अभिक्रिया होती है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ये जल्दी से याद करो। जब मैंने ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया पढ़ाया था वहां पे मैंने आपको बताया था कि ये जो श्वसन होता है ये एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। ठीक है, क्या होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। यानी कि इसमें क्या होती है, ऊष्माशोषी जो अभिक्रिया होती है, सॉरी ऊष्माक्षेपी, जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है इसमें जो ऊर्जा होती है, ठीक है, यानी कि ऊष्मा होती है वो बाहर निकलती है। ठीक है, यानी कि ऊर्जा इसमें बाहर निकलती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, और जो ऊष्मा शोषी होती है उसमें क्या होता है, ऊर्जा जो ऊष्मा होती है उसका शोषण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है एक द्रव धातु का नाम लिखें। एक ऐसी धातु जो कि द्रव है वो कौन सी होती है, वो है पारा। ठीक है, क्या होती है, पारा होती है। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, क्या दिया है कि ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाता है। ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाता है, अभी मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको करवाया था, है ना। अब आप लोग बताओ मुझे क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। यहाँ पे लिखा हुआ फिर भी आवाज नहीं निकल रही है ना तुम लोगों की। चलो अगला क्वेश्चन दिया है किसी पदार्थ का 2 या 2 से अधिक भागों में टूटना क्या कहलाता है।
यहाँ पे आपसे पूछा है कि कोई पदार्थ है, मान लो ये है, ठीक है, इसका 2 या 2 से अधिक भाग में अगर ये टूट जाता है तो क्या कहलाएगा, बताओ क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका वियोजन। क्या कहलाएगा? वियोजन कहलाएगा। ठीक है, चलो अगला दिया आपका ऊष्मा का निष्कासन किस अभिक्रिया में होता है? ऊष्मा का जो निष्कासन होता है वो किस अभिक्रिया में होता है? वो होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा का निष्कासन होता है। ठीक है, और ऊष्माशोषी में क्या होता है? ऊष्मा का अवशोषण होता है। अगला दिया है विद्युत के कारण होने वाली अभिक्रिया का उदाहरण लिखें। विद्युत के कारण, ठीक है, विद्युत के कारण जो अभिक्रिया होती है उसका उदाहरण क्या होता है? विद्युत रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ पे देखो गलत लिखा है, विद्युत के कारण होने वाली अभिक्रिया का उदाहरण लिखे, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है विद्युत रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि यहाँ पे ये होना चाहिए कि विद्युत के कारण होने वाली अभिक्रिया कौन सी होती है? वो कौन सी अभिक्रिया होती है? विद्युत रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, चलो अगला दिया है जिंक सल्फेट का सूत्र क्या होता है? जिंक सल्फेट का सूत्र क्या होता है? यहाँ पे आपको वो बताना है। तो जिंक सल्फेट का सूत्र होता है ZnSO4। ठीक है, क्या होता है? ZnSO4 होता है। अगला दिया है चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? जस्ट अभी मैंने 2 स्लाइड पीछे आपको बताया था कि जो चिप्स होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी होती है? उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ठीक है, तो आई होप कि आप सब लोगों को ये जो चैप्टर है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है किसी भी चीज को लेकर, अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।